सबसे पहले काइनेमेटिक्स में जितने काम की सारी बातें हैं वो सारी रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। सपोज एक पार्टिकल भैया चल के यहां तक पहुंचा है और दूसरा पार्टिकल चल के यहां पहुंचा है। मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो फोर्स आएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा एक्सीलरेशन आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने वेक्टर कवर किया था, वहां पे एक छोटा सा पार्ट था कैलकुलस जो कि हमारा छूट गया था। तो इस छूट गया मतलब थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से उसको वहां पे कवर नहीं कर पाए थे। तो उस कैलकुलस वाले पार्ट को मैं यहां पर जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ मींस बेसिकली विच इज अ पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स, जिसको आप काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन मोशन के नाम से भी जानते हो, तो वहां मैं इस पार्ट को यहां पे कवर करूंगा। तो आज के सेशन में जो हमारा टोटल टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा सबसे पहले काइनेमेटिक्स में जितने काम की सारी बातें हैं वो सारी रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से। कुछ अगर 2 4 5 सवालों से हम लोग उसको रिवाइज और अच्छे से कर सकते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे लिए हैं जिनका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद फिर जो कैलकुलस है बीच में ही अपन उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए हैं, ठीक, और जल्दी से जल्दी वो आगे अपनी मेन क्लास को पकड़ना चाहते हैं, तो यस उनके लिए एक ये अच्छा ठीक ठाक जो है एक मौका है जिससे वो अपने 1.5 घंटे में अपने ये सारे पार्ट्स जो है जल्दी से जल्दी अपनी रिवाइज करके अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ वो आप वहां से मूव कर सकते हैं। जिन बच्चों के लिए प्रॉपर चाहिए होता है कि सर हमें तो केवल रिवाइज करना है, हमने किसी तरीके से 1.5 घंटे का समय निकाला है, उस 1.5 घंटे में हमको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो उनके लिए ये सीरीज मेरे भाई बहुत ही अच्छी है। आप तो चुपचाप बस लैपटॉप को ऑन करो, मोबाइल फोन को ऑन करो, लेक्चर स्टार्ट करो और बढ़िया बढ़िया तरीके से जो जो बातें मैं वहां पर आपको रिवाइज कराता जाऊं इन सारी बातों पे आप लोग जो है पॉइंट आउट करो। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो सपोज आप क्लास में मिस कर गए थे, जो पॉइंट मैं यहां पर आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो उसको रफ कॉपी में जरूर लिखें। तो चलिए, समय का कंस्ट्रेंट है, जाहिर सी बात है दोनों चैप्टर बहुत ही बड़े हैं। वेक्टर को हम लोग क्लास में कम से कम 8 से 10 लेक्चर में पढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स को भी मेरे भाई देख 10 से 12 लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पूरे करने के लिए कम से कम 22 लेक्चर लगते हैं। अगर एक लेक्चर 2 घंटे का ले लिया जाए तो 40 लेक्चर लगते हैं। तो हमारे सामने अभी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क भी है कि कैसे हम सारी चीजों को हम लोग यहां पर रिवाइज कर लें 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो 1.5 घंटा तो बेटा मेरे भाई लगेगा इस चीज को, लेकिन मैं इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी मैं आपको यहां पर रिवाइज करा दूंगा। इसके बाद फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन ऑन ए प्लेन। तो चलो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है काइनेमेटिक्स एंड कैलकुलस। तो चलो भैया शुरू करते हैं फिर अपना चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बोला था हम लोग इसमें कैलकुलस भी कवर करेंगे, तो कैलकुलस को काइनेमेटिक्स के बीच में हम लोग मर्ज करके चलेंगे। आप तो ऐसे मान के चलिए जैसे काइनेमेटिक्स का हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हम ये अपना रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप आपने कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सुना होगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मोमेंटम, इस तरह की जितनी बातें हैं एक बार जरा उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। सच्ची मुच्ची में पार्टिकल कितना ट्रेवल, सच्ची मुच्ची में पार्टिकल ने कितना पाथ ट्रेवल किया है, इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ये पाथ पे डिपेंड करता है। अगर बंदे ने कोई लंबा रास्ता कवर किया है तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कोई छोटा रास्ता डिस्टेंस कवर किया है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था भाई साहब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैं ऐसा बोलूं भाई साहब, यहां पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। सपोज एक पार्टिकल भैया चल के यहां तक पहुंचा है और दूसरा पार्टिकल चल के यहां पहुंचा है, और ऐसे मान के चलो कोई तीसरा पार्टिकल है जिसने अपने को दूसरा रास्ता ट्रेवल किया है। तो 3 अलग अलग रास्तों में ये बात सच है, डिस्टेंस अलग अलग आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डिफाइन किया था चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोला मैंने? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं भाई साहब ये हमारी है वाई एक्सिस, ये हमारी है एक्स एक्सिस, और ये था मेरे भाई इनिशियल पॉइंट, तो हम ये बोलेंगे सर ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 और ये हो जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर R2। तो जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट। अक्सर इस तरह से हम लोग बोलते नहीं है, बोल के तो हम ऐसे नहीं कर जाते चेंज इन पोजीशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन पोजीशन का मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर है यहां पर, ठीक है भाई साहब। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बारे में और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या सर? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर कभी आपको कोई ऐसा बोले सब देखो जी पार्टिकल शुरू में है था और बाद में यहां पहुंच गया,
मैंने कहा ठीक है सर, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या डिस्प्लेसमेंट देगा? तो आपको बोलना चाहिए नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप उसकी डायरेक्शन थमा दो तब वो प्रॉपर वेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन बोल के चल रहे हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का क्या दे देगा मेरे भाई, मैग्नीट्यूड दे देगा। ठीक है भाई साहब, ओके। और बहुत सारी चीजें थी, मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है पहले से समय बचाने के लिए, ताकि समय बचे। सबसे पहले डिस्टेंस दैट टोटल एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है भाई साहब, फिर बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी में दो टर्म आते हैं, एक आता है एवरेज वेलोसिटी, एक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर आप ऐसा बोलो सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर बटे टोटल टाइम। चेंज इन पोजीशन वेक्टर भैया बता दो शुरू में कहां पे था पार्टिकल, बाद में कहां पे था पार्टिकल। इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमको पता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर हमको पता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे। टाइम से अगर अपन उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख सकते हो। वेलोसिटी का एक दूसरा वेलोसिटी में हमने एक फिजिकल क्वांटिटी और डिफाइन करी, इसका नाम था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बता दे। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में तेरे को अंतर समझना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब हम किसी इंटरवल के लिए बात करते हैं कि भाई बता दे भैया यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितनी एवरेज वेलोसिटी रही। सपोज कोटा से दिल्ली 500 किलोमीटर है और आप बाई कार चलना स्टार्ट किए। 500 किलोमीटर चलने में आपने सपोज 10 घंटे लगा दिए। 500 किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कोटा एंड दिल्ली, सपोज मान के चल 500 किलोमीटर है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर कोटा से दिल्ली जाने में 5 घंटे का वक्त आपने लगा दिया तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 500 बटे 10 बराबर 50। ठीक, मतलब मैं ऐसे बोलूं भाई देखिए ना कोटा ये ना दिल्ली, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 500 किलोमीटर और कितना टाइम लगा 10 घंटा। तो हम लोग आपस में भी यही बात करते हैं भाई क्या भाई किस हिसाब से गाड़ी चलाई तूने, बोले यार 50 का एवरेज निकला है, तो ये जो आपका है ये आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपने 50 से ही गाड़ी चलाई होगी। कभी ऐसा भी हो सकता है 10 से चलाई हो, कभी ऐसा भी हो सकता है 100 पे दौड़ाई हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने रुक के बैठ के चाय भी पी हो। ठीक है भाई साहब, तो किस इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली होती है dr by dt, मतलब पोजीशन वेक्टर जो भी है उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। क्योंकि हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकल या तो केवल एक्स एक्सिस में चल रहा है या वाई एक्सिस में चल रहा है या केवल जेड एक्सिस में चल रहा है या किसी लाइन पर चल रहा है या किसी लाइन पर चल रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि पार्टिकल केवल और केवल ऑन द एक्स एक्सिस चल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा वन डायमेंशन मोशन है। तो इन दैट केस अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी आप सीधा बोलोगे सर एक्स को डिफरेंशिएट मार दो तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, v बराबर निकल के आ जाएगा dx by dt। कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे। फिर उसी प्रकार हमारे सामने एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी दो टर्म आते हैं, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और फिर होता है एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलेगा, और एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। यहां पे सारा खेल मेरे भाई डेफिनेशन का है, सारा का सारा खेल डेफिनेशन का है। यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर है, क्या किस तरीके से हम इनको रिलेट करेंगे ये अपन देखेंगे थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से हम ये सारी बातें एक बार, सारी डेफिनेशन एक बार अप्लाई कर करके हम लोग सीख लें कि भाई साहब क्या एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या क्या चीजें होती है। सॉरी इसमें एक टर्म और छूट गया जिसका नाम था स्पीड। बेसिकली अगर आपसे पूछा है स्पीड क्या होता है तो स्पीड के भी दो टर्म होते हैं, एक होता था इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होता है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बस उसका मैग्नीट्यूड। क्या बोला मैंने, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये हुआ अगर कोई तुझे बोले व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड तो तू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ले बस उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो उसका साइन है डायरेक्शन वो हटा दे, केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस कर तो तेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाएगी। और मैं अगर तुझसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। सॉरी ये पीछे लिखना भूल गया था लेकिन मैंने आपको यहां पे रिवाइज करा दिया। जैसे एक छोटा सवाल मैं तुझसे यहां पर पूछूं, मैंने तुझसे एक बात पूछा यहां पर, मैंने कहा भैया एक बात बता दे, यहां पर x बराबर है 3t की पावर 4, मास बराबर 2 किलोग्राम, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड। दैट मींस मैं यहां पर तुझसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जानना चाह रहा हूं, किसी इंस्टेंट पर जानना चाह रहा हूं, t बराबर 2 सेकंड पर जानना चाह रहा हूं। तो आप सीधा बोलोगे बोले सर जी एक काम करो, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी विल बी dx by dt, आप चुपचाप इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैंने कहा कर दे भैया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12t की पावर 3 और जैसे t की वैल्यू 2 यहां पुट करेगा तो ये पता चल जाएगा वेलोसिटी बराबर निकल कर आ जाएगा 12 गुणा 8।
खत्म सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुझसे कोई पूछे नहीं नहीं आप तो ये 12 कितना होता है 96, ये भी लिख लेते हैं 96, ठीक है सर। अब कोई तुझसे पूछे नहीं सर हमें तो ये बता दो, हमें तो एक्सेलरेशन बता दो t बराबर 2 सेकंड पे, तो तुम बोले ठीक है सर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन बराबर निकल के आ जाएगा 12 टी क्यू का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे 12 इंटू टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, और आपसे पूछा जाएगा t बराबर 2 सेकंड पे बता दो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप बोलोगे 36 गुणा 4। सॉल्व करके जो भी आएगा ये आपका उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकल के आ गया। नेक्स्ट अगला टर्म देख बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कभी कभी सिली मिस्टेक्स करवा देती है। शुरू में तो काफी बच्चे गलती करते हैं, लेकिन बाद में 4, 5, 10% बच्चे तो गलती फिर भी कर ही देते हैं, वो कुछ ना कुछ इसमें डेफिनेशन में मिक्स कर लेते हैं, इसलिए बहुत प्यार से डेफिनेशन पढ़नी है, ये डेफिनेशन को याद रखना बड़ी आराम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला चीज, अगर मैं तुझसे पूछूं भाई मुझे तो एवरेज वेलोसिटी बता दे t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड, तो आप किसी इंटरवल के लिए निकाल लो, आप किसी इंटरवल के लिए आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। उसने बोला t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, मतलब चेंज इन पोजीशन बटे टोटल टाइम। मतलब बोले सर ये बताओ t बराबर 0 पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि x बता दो कितना होगा, तो सीधा बोलेगा 0 पुट करो तो x बराबर 0 हो गया, और t बराबर 2 सेकंड पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि x बता दे कितना होगा, तो आप यहां पर 2 पुट कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4, जो कि कितना हो जाएगा 16 3 48। दैट मींस एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगा, आप लिखोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटे टोटल टाइम बराबर 24। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया, अब जब एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया तो अब फिर से एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करो। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन सॉरी उल्टा बोल दिया मेरे भाई, सॉरी उल्टा बोल दिया। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। तो आप सीधा बोलोगे सर एक काम करो, t बराबर 0 पर वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो उसके लिए पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी का जो फंक्शन आएगा 4 तिया 12 टी क्यू, ठीक है, डिफरेंशिएट कर 12 टी क्यू। मैंने कहा ठीक है, t बराबर 0 पर अगर तू वेलोसिटी निकालेगा, जैसे ही 0 पुट करेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल जाएगी, और जैसे ही 2 सेकंड पे बात करेगा, जैसे ही 2 पुट करेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 12 96, तो तेरी फाइनल वेलोसिटी जो है वो तेरी निकल कर आ जाएगी 96। मैं तुझसे पूछूं भाई मुझे तो एवरेज एक्सेलरेशन बता दे कितना होगा, तुम बोलोगे सर चेंज इन पोजीशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया भाई साहब 2 बराबर निकल कर आ गया 48। बात समझ में आ रही, ठीक। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग इतना पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम लोग आगे जाते हैं, ठीक, हम और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ खेलते हैं, जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, जैसे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, काफी बैचेस में जहां वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई जा चुकी है वो लोग खेल सकते हो, और जहां नहीं पढ़ाई गई है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जरूर पढ़ोगे आप लोग, मैंने यहाँ पे गिवन कर दिया है। सपोज मैं तुझसे ऐसा पूछूं भाई मुझे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता दे, बोले कब से कब तक, बोले t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक, तो तू बोलेगा सर जी देखो t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा सर 0। क्यों सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होती है, तो t बराबर 0 पर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, और मैं तुझसे पूछूं चल ठीक है भाई t बराबर 2 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी बता कितनी होगी, तो बोलेगा t बराबर 2 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ मास मैंने यहाँ पे 2 किलोग्राम दे दिया था, हाफ एम वी स्क्वायर। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी 96, सॉल्व करके भैया गुणा भाग कर ले 96 का स्क्वायर, जो भी निकल कर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है सर ये अचानक से क्यों पूछा, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में आपको एक फिजिकल क्वांटिटी एक थ्योरम पढ़ोगे जिसका नाम होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये कहां से आ गया अचानक से, मैं तो एक बात बता, तू ये बता क्या x यहां पर 3t की पावर 4 है, बोले हाँ सर। मैं इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या तुझे यहां पर वेलोसिटी पता चल गई 12 t क्यू है, बोले हाँ सर। मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, बोले हाँ सर। मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात एक्सेलरेशन है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। अगर पार्टिकल स्पीड कब होता है जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन का साइन सेम होता है, तो पार्टिकल स्पीड अप होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो फोर्स लग रहे होंगे, और फोर्स लग रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वर्क डन तो कर रहे होंगे। तो मैं अगर तुमसे पूछूं उन सारे फोर्सेस का वर्क डन बता दे क्या होगा, तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में जाके पढ़ते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया, तो बोलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, और दोनों को घटा दो तो हमें निकल कर आ जाएगा क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। आगे बात समझ में। उसी प्रकार एक टर्म और आ रहा था इंपल्स,
ठीक है, अभी आप लोगों ने इंपल्स नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सपोज अगर मैं तुझे कह दूं इंपल्स से चेंज इन मोमेंटम, तो मैं तुझसे ये भी पूछ सकता हूं कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक के लिए इंपल्स बता दे कितना होगा। तो बोलेगा इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता 96 है, तो फाइनल मोमेंटम हमको पता चल जाएगा क्योंकि मास गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम पता है और फाइनल मोमेंटम पता है, और चेंज इन मोमेंटम निकाल देगा, दैट विल बी बेसिकली आ जाएगा तेरा क्या, इंपल्स। आ रही है बात समझ में? उसी प्रकार और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके साथ हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन वो खेलेंगे कभी बाद में। अभी तो मैं बस आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं किस प्रकार काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल तेरा बाद में होता है। अब यहां से एक चीज और हमें यहां से पता चली, जैसे वाला पार्ट में यहां पे उठा लूं कि सर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो यहां से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली। क्या पहली इंफॉर्मेशन, सर ये वन डायमेंशन मोशन है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका चेंज हो रहा है, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे दौड़ रहा है, इसका मतलब वन डायमेंशन मोशन है। दूसरी बात, सब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। मैंने कहा ये बात भी सही है। तीसरी बात, सब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल ना इधर देख रहा ना उधर देख रहा, लौट के आ रहा है, पार्टिकल सीधा भाग रहा है, सीधा भाग रहा है, सीधा भाग रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा शुरू के 2-3 लेक्चर में क्या, किसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं, बोले जब पार्टिकल अपनी, अगर पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी नहीं बदली तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं, और दोनों का अगर तो टाइम से डिवाइड मार देगा तो ये बोल सकता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी दोनों आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन खत्म कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस जो है अपने काइनेमेटिक्स की तरफ वापस आएंगे। मेरी आवाज आ रही है ना भाई? हाँ आ रही है, ठीक। तो अगर मैं सपोज बात करूं भाई, 10th क्लास के बच्चे को भी मैं ऐसा बोलूं कि मैंने कहा भाई मान ले सपोज एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, ठीक, मैंने बोला भाई साहब ये है y और ये है x, ये y वर्सेस x का कोई भी ग्राफ हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कोई भी जो तेरा मन करे कोई भी रैंडम का ग्राफ यहां पे तू बना ले, ठीक है। मैंने यहां पे पॉइंट लिया, मैंने कहा भैया मान के चल ये रहा हमारा एक पॉइंट A, और यहां पर मैंने मान लिया भैया एक पॉइंट B है, ठीक है सर ये 2 पॉइंट हो गए हैं। अब अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, मैं कहा भैया बात बताना, इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट ग्राफ पर है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी होगी? तो कहेगा जी ये तो बड़ा आसान है सर, आसान था, बना का ही नहीं है, अब बनेगा, ठीक है। तो कहेगा सर ये वाली जो लाइन है ये हमारी हो जाएगी, इट इज अ लाइन जॉइनिंग द दीस 2 पॉइंट्स ए और बी। आई थिंक आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। मैं अगर ऐसा बोलूं कि यार एक का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है या x1, y1 है, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक, और b का जो पॉइंट है मेरे भाई वो x2, y2 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जानना चाहता हूं ए को बी से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर एक काम करो, अभी जो आपने लाइन खींची थी ना, तो देखो एक काम करो, यहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहां खींच लो, और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लो, यहां पर एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। सर अब अगर एक बात करो, सर ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस x2 हो गई और ये वाली डिस्टेंस x1 हो गई, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आप बोल सकते हो सर x2 माइनस x1। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल उसी प्रकार ये टोटल डिस्टेंस y2 हो गई है क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है y2 है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो y1 है, तो इसका मतलब ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी y2 माइनस y1। उनका करेक्ट। अब अगर किसी भी लाइन का स्लोप पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है सपोज उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, तो tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार एक्स एक्सिस ये है और ये वाली जो लाइन है मैंने इसके पैरेलल खींची है, तो दैट मींस इसने इस लाइन के साथ अगर एंगल बनाया थीटा, तो आप बड़े प्यार से लिख सकते हो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा मेरे भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और देसी भाषा में भैया इसके तू लिख दे डेल्टा y बाई डेल्टा x। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक डेल्टा y छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, डेल्टा x छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अब अगर मैं ऐसा कहूं कि एज्यूम करूं इफ डेल्टा y इज वेरी वेरी स्मॉल,
डेल्टा वाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब समझ रहा है, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं क्या, इफ डेल्टा वाई इज वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल उसी प्रकार मैंने मान लिया भाई डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर डेल्टा वाई वेरी वेरी स्मॉल होता है तो हम डेल्टा वाई को लिखने में हम इसको थोड़ा सा स्टाइल मार के डी वाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई साहब, डी वाई। आपको ये अंतर समझना पड़ेगा, डी वाई और डेल्टा वाई में क्या अंतर है। डेल्टा वाई इज चेंज इन वाई, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डी वाई इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। डी वाई में चेंज बहुत छोटा होना है, डेल्टा वाई में तेरा मन है तू बड़ा रखना चाहे बड़ा रख, छोटा रखना चाहे छोटा रख, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल उसी प्रकार मैं डेल्टा एक्स जो है, इस डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूं मेरे भाई डी एक्स। तो ये जो स्लोप हम लोगों ने निकाला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो हम लोगों ने निकाला था वो अब लिखने के लिए बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मतलब बिल्कुल सही बात है, लिखने के लिए तो हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, लेकिन अगर ग्राफ में हम लोग देखें कि भाई ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सी चीज बन गई, तो आप एक बात बोलोगे, बोले सर जी एक बात बताओ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या था। मैं यहाँ पे ग्राफ फिर से बना देता हूं, ध्यान से देखना सर, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, आपने ग्राफ बनाया था सर ऐसा। सपोज मैंने कहा ठीक है भैया सर, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी। मैंने कहा ठीक है सर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। मैंने कहा ठीक है, अब सपोज मैंने ये डेल्टा, ये जो था डेल्टा वाई, ये क्या था मेरे भाई डेल्टा वाई, और ये क्या था डेल्टा एक्स। सपोज मैंने डेल्टा वाई को बहुत छोटा कर दिया। डेल्टा वाई को बहुत छोटा करने का मतलब क्या हो गया कि यार चेंज इन वाई वेरी वेरी स्मॉल है। मतलब समझो, मतलब ये वाला जो पॉइंट y2 है और ये वाला जो पॉइंट y1 है, y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा सा है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं डेल्टा x को बहुत छोटा सा कर दूं, तो दैट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, कि सपोज आपने कोई एक पॉइंट ए पकड़ रखा था और दूसरा बी पॉइंट पकड़ रखा था, तो सर अगर ध्यान से देखना ये डिस्टेंस डेल्टा x है, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है डेल्टा एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस डेल्टा वाई है, तो डेल्टा एक्स को अगर आप बहुत छोटा कर दोगे तो शायद आप ये चीज फील कर पा रहे हो कि बी जो पॉइंट है वो ए के बहुत ही करीब आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक। अगर ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं छोटा कर दूं, तो बी पॉइंट क्या आ जाएगा, वो ए के बहुत ही करीब आ जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पे बनाने की बजाय मैं इसको थोड़ा यहां बना देता हूं। ध्यान से देखना, नहीं तू मत जा भाई, तू मत जा। हाँ मान के चलो ए पॉइंट मैंने यहां बना दिया, ठीक। तो अगर मैं ऐसा बोलूं मेरे भाई कि डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब जो बी पॉइंट हो गया तो तेरा बी पॉइंट बिल्कुल यहां पर आ जाएगा। लाल कलर से दिखा देता हूं मैं, एक लाल था, ए पॉइंट तेरा लाल हो गया और बी पॉइंट तेरा नीला हो गया, ये ले। तो बी पॉइंट तेरा बिल्कुल यही पास में आ जाएगा, बिल्कुल पास में आ जाएगा, ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं, नेक्स्ट पेज तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। मैं अगर ऐसा बोलूं, कोई बच्चे समझ गए होंगे, हाँ सर समझ गए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। सपोज मैंने ग्राफ बनाया था और ये रहा हमारा पॉइंट ए। मैंने कहा ठीक है, इसको जूम भी तो करते हैं, जूम कहां से करते हैं भाई, जूम करते हैं ऐसे, नहीं हुआ, कैसे करते हैं, नहीं हुआ। ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट भाई साहब मैंने ए पे मान लिया था, ये पे बिल्कुल ए पे मान लिया। मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, ध्यान से देख, अबे तू जूम मत हो भाई, पूरा जूम हो जाए, ये ले भाई साहब, तुझे बड़ा आराम से दिख रहा होगा। मैं कहूं नहीं यार, जो डेल्टा वाई है वो बहुत ही छोटा है, इसका मतलब बी को और करीब लेके आओ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डेल्टा वाई तेरा बहुत ही छोटा हो गया है और डेल्टा एक्स भी तेरा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, एग्जैक्ट जीरो बराबर नहीं हुआ है, एग्जैक्ट बराबर नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ चला गया है। तो तू बोलेगा सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बी वाला जो पॉइंट है वो ए के और करीब आ गया। मैंने कहा हाँ मेरे भाई और करीब आ गया। तो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये क्या हो गया सर, ये हो गया डेल्टा एक्स, और ये क्या हो गया, बोले सर ये हो जाएगा डेल्टा वाई, और ये एंगल तेरा हो गया थीटा। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो यहां से आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, विच इज बेसिकली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों,
डेल्टा वाई को मैंने डीवाई लिख दिया, डेल्टा एक्स को मैंने डीएक्स लिख दिया। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। चाहे तो तू इसको और जूम कर ले, जूम कहां से होगा, यहां से होगा, और जूम कर ले, ठीक है, और जूम कर ले तो बड़ा आंसर तुझे बड़े प्यार से दिख रहा होगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या बन गया, अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा स्लो जाता हूं। दिस अपॉन दिस, ये बन के आ गया, ये बन गया, इस पेन से लू, इससे पेन से लेता हूं, ये बन गया ए बी को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप। ये ले, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इन दोनों को जॉइन करने वाली जो लाइन का स्लोप है वो तेरा क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, परंतु जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब आ गए ना, ए और बी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, और जब इन दोनों को तू कनेक्ट करेगा तो ध्यान से दे, ये अब कहीं ना कहीं ये उस पॉइंट पर एक तरह से क्या बन गई है मेरे भाई, ये बन गई है टेंजेंट। बात समझ में आ रही है, ठीक, मतलब ध्यान से सुन, मतलब ये अब थोड़ी सी बड़ी दिख रही है लेकिन ठीक है, समझा मेरी बात को। मतलब बोले सर जी, मतलब की बात ये है, ध्यान से देखो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब होता है दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर आपने डेल्टा वाई को बहुत ही छोटा कर दिया तो वो dy बन गया, डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा कर दिया तो वो dx बन गया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बन गया dy बाई dx। तो है तो अभी भी वो स्लोप, अभी मैथ चेंज नहीं हुई है तो अभी भी स्लोप ही। किसका स्लोप सर, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ही है, लेकिन क्योंकि ए और बी अब एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं, ए और बी एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि अब अगर तू बोलेगा कि सर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को दिखाओ, तो जैसे तू ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को दिखाने की कोशिश करेगा, तुझे यहां पर फील आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि इट विल लुक्स लाइक ए टेंजेंट टू ए एज वेल एज बी। और दोनों इतने करीब आ चुके हैं कि तू बोलेगा सर टेंजेंट ए पे खींचो या बी पे खींचो या ए और बी के बीच में किसी बिंदु पे खींचो, दोनों इतने करीब आ गए सर कि उन दोनों पर टेंजेंट खींचोगे तो भाई साहब हमें कुछ ऐसी शक्ल देखने के लिए मिलेगी। तो अब अगर मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा ये सब तो ठीक है, मुझे ये बता ये बन क्या गया, ये बन क्या गया। तो कहेगा सर जैसे आपने ये बोला था, ये क्या था, ये क्या था भैया, तो कहेगा सर ये था, इट वॉज द टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया, इट वाज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बिल्कुल इसी प्रकार ये क्या है, बोले सर ये भी है तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये कुछ नया नहीं है वही, लेकिन अब ये जो लाइन ए बी को कनेक्ट करने वाली लाइन है, ये एक तरीके से क्या बन गई है, टेंजेंट। तो हम लोग बोल देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कह दे या बी कह दे या कुछ भी कह दे, दैट मींस dy बाई dx का मतलब हुआ क्या, दोनों पॉइंट बहुत करीब आ गए हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, काम की चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी है। अब dy बाई dx से और अलग अलग तरीके से बोला जाता है, उसको क्या क्या बोला जाता है मैं यहां लिख देता हूं। dy बाई dx का मतलब, पहला मतलब सर इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहला मतलब, ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है सर, पहला पॉइंट हो गया। और मतलब मैंने कहा इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं सर, इट इज द चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई बेटा, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। dy है तो चेंज ही ना, बोले सर ये भी लिख सकते हैं, ये इसका दूसरा मतलब हो गया। तीसरा मतलब सर आप इसको ये भी तो लिख सकते हो सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को बोल देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी प्रकार इसके भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे क्या है मेरे भाई नाम है, हमें उन नामों पे नहीं जाना है, हमें तो बस ये समझना है कि dy बाई dx बेसिकली होता क्या है। अब सर इसकी जरूरत कैसे पड़ रही है काइनेमेटिक्स में, मैंने कहा अब तू काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट कर,
ठीक, क्या मैं ऐसा बोल दूं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सर एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी आप किसी इंटरवल के लिए निकालते हैं। सपोज t बराबर 0 से t बराबर 2 घंटे के बीच में मैंने तुझसे पूछा एवरेज वेलोसिटी बता, तूने t बराबर 0 पर पोजीशन निकाली, t बराबर 2 घंटे पर पोजीशन निकाली, तूने बोला दोनों के बीच का जो गैप है वो इतना है, 2 घंटे से डिवाइड मार दिया, तुझे एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई तेरी उस 2 घंटे के लिए। लेकिन अगर मैं वो 2 घंटे का जो टाइम इंटरवल था उसको मैं 0.00002 सेकंड कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ऐसा बोलूं भाई कि जो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने बोला था सर वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब ठीक है, मैंने टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि अभी पार्टिकल यहां पर है और थोड़ी देर के बाद भी पार्टिकल जब थोड़ा सा आगे गया है, क्योंकि टाइम इंटरवल मैंने बहुत छोटा कर दिया। और हमारी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि t बराबर 2 सेकंड पर जो पार्टिकल की लोकेशन है वो 10.00 या 10.0 है और t बराबर 2.000001 सेकंड पर मुझे पता चला कि जो x की वैल्यू है वो 10.000005 आ गई है। मतलब ठीक है, अब अगर मैं तुमसे इन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो क्या इस छोटे से इंटरवल में जो भी आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे वो एक तरह से t बराबर 2 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी? बोले हाँ सर, तो मैंने कहा खत्म कहानी। तो अगर इसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी द वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x बट वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, सॉरी वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। बात समझ भाई? तो फिजिक्स में इसका ऐसे यूज होता है कि भाई साहब हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं कि x को आप डिफरेंशिएट करोगे। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से मैं पूरा रिवीजन करा देता हूं क्या कि सर x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा तेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ मारिए। और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो आप पूरी की पूरी फिजिक्स में आगे की तरफ पढ़ोगे। क्लियर है भाई? चलो तो चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन निकालना सीख लेते हैं, किस प्रकार डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, मैं सारे फॉर्मूले एक रिवाइज करा देता हूं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। cos x का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में sin x, सॉरी माइनस साइन एक्स। मैं लिख देता हूं यार, लिखूंगा ज्यादा बेटर रहेगा, बोलने से अच्छा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n बता दो कितना होगा x के रेस्पेक्ट में, तो वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मैं आपसे पूछूं भाई साहब साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू cos x। मैं पूछूं भाई साहब cos x का डिफरेंशिएशन बता दो x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, दैट इज sin x, सॉरी माइनस साइन एक्स। ये डिफरेंशिएशन ऐसा क्यों होता है ये बातें आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। बताने के लिए मैं यहां बता सकता हूं लेकिन काफी वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते भी नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। 12th क्लास में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पर इंटीग्रेशन, सारी चीज जब पूरी कैलकुलस पढ़ते हो तो सब वहां पे जाके आप लोग देखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये क्यों आया है। खैर यहां पर आपको केवल फॉर्मूला ही याद रखना है। बहुत सारे फॉर्मूले से वैसे तो आपके सामने, लेकिन आप केवल 2-4 ही याद कर लो। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन केवल उतना ही पढ़ते हैं जितने की हमें आवश्यकता है। ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल काम का डिफरेंशिएशन आना चाहिए और थोड़ा सा चेन रूल आना चाहिए। इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि एक रिवीजन क्लास है इसलिए मैं यहां पर काम का डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल जो भी होते हैं वो यहां पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, बिल्कुल उसी प्रकार और भी है। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। उस प्रकार जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे वो आप अपनी कॉपी में एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख भी दूंगा बाद में। वो सारे डिफरेंशिएशन आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन काम के जो है वो मैं तेरे को अभी बता देता हूं, क्योंकि रिवीजन क्लास का जो मेन पर्पस है वो तो कम से कम फुलफिल हो जाए, जो ये है कि सारे डिफरेंशिएशन काम के रिवाइज हो जाए। तो उसमें सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। पहला sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। क्लियर है? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। समझ में आ रही है? ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक, इतने आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि उसकी फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बाकी जो भी रहेंगे वो आप मैथमेटिक्स में आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल से यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। मैं तुझे ऐसे पूछूं भाई साहब, क्वेश्चन में दे दूं कि भाई y बराबर मैंने कह दिया x क्यू है, तो बता दो dy/dx कितना होगा। आप सीधा बोलोगे सर ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर।
मैंने कहा ठीक है। इसी में अगर मैं ऐसा लिख दूं सर एक्स क्यू प्लस साइन एक्स है, अब कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई? कॉस एक्स होता है। क्लियर है? अगर कोई कहते मैं तो भैया यहाँ पर e की पावर x भी जोड़ूंगा, मैंने कहा तो जोड़ ले भैया, बोले नहीं जोड़ूंगा नहीं, मैं तो इस बार घटाऊंगा, माइनस e की पावर x रखूंगा। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई? e की पावर x होता है। कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कोई यहां पर ऐसा बोल दे सर मैं तो यहां पे प्लस 10 करूंगा, तो 10 का जो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि 10 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट अगर सपोज मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने का मतलब मैं अगर यहां पर ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला बराबर यहां पे प्लस लिख दिया 5x की पावर, सपोज मैंने लिख दिया 5 नहीं 6, मैंने कहा अब बताओ, अब फिर ये मत कहना कि मेरे 5 का डिफरेंशिएशन 0 करके सब कुछ 0 कर दे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको आप एज इट इज रहने देना। x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स की पावर 5, जो कि बन जाएगा 30x की पावर 5। इस प्रकार हम लोग यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये कांस्टेंट होता है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप एज इट इज रहने दीजिएगा। उसके बाद फिर हमारे सामने आता है प्रोडक्ट रूल। अगर मैं ऐसा बोलूं कि y बराबर u इंटू बी है, ठीक, तो इन दैट केस अगर आपसे पूछा जाए भैया dy बाय dx बता दो, तो तरीका क्या होता है? सब पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, बिल्कुल उसी प्रकार। अच्छा, इसको ये जो dy बाय dx को y डैश से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि सर dy बाय dx को हम y डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। y डैश का मतलब क्या हो गया? इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है x के रेस्पेक्ट में, तो आप लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर एक डिवीजन वाला रूल होता है कि अगर सपोज y बराबर u बाय v हुआ तो दैट मींस आप लिखोगे y डैश मतलब y का डिफरेंशिएशन बराबर नीचे वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन बटे v स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? तो एक काम करते हैं, इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सामने पहले लिख दिया है। यहां अगर आपसे पूछा जाए भैया बता दो यहां पर y डैश मतलब dy बाय dx कितना होगा, तो ध्यान से देखो किस तरीके से हम लिखेंगे। यहां पर y डैश बराबर तुम लिखोगे पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस दूसरा फंक्शन जो कि sin x है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन इनटू 2x। मेरे भाई इस 2x को इसके अंदर मत घुसेड़ने दिए, पता चला 2x को x के अंदर घुसेड़ेगा तो लिख दे sin 2x क्यों? ना ना ना, ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब है sin x का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ हम लोग यहां पर कर रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं यहां से आपसे पूछूं dy बाय dx बता दो कितना होगा, आप सीधा बोलोगे सब पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन 4x3। बिल्कुल इसी प्रकार आप यहां पर भी y डैश लिख सकते हो, सब पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। खत्म कहानी। क्या फिजिक्स में इनकी भी आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत पढ़ो। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, प्लीज 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 आप लोग ज्यादा डिटेल में डिफरेंशिएशन मत पढ़ना, केवल उतना ही पढ़ना मेरे भाई जितने की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद फिर हमारे सामने आते हैं चेन रूल। चेन रूल का मैं मतलब यहां पे समझाता हूं क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई y बराबर sin x है तो बताओ dy बाय dx क्या होगा, तो आप बोलोगे सर dy बाय dx हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेन रूल का मतलब है कि हमने यहां पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ले लिया है, sin x के अंदर x की बजाय x क्यों रख दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बताना इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय dx, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं। बाहर कौन है? sin। तो बाहर sin अंदर कद्दू, मान ले अंदर कद्दू है, ठीक, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos। तो भैया सबसे पहले तो लिख दे cos और अंदर जो एज इट इज है उसको एज इट इज लिखते हैं। खत्म कहानी। अब तेरा साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब कौन बचा? एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई साहब? 3x स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग यहां पे चेन रूल लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं यहां पे ले रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा है y बराबर साइन cos ऑफ x क्यूब। मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक, तो ध्यान से देखना मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा भैया। dy बाय dx बराबर आप सीधा लिखोगे सर सबसे पहले बाहर कौन है? साइन। ये पूरा है कद्दू, ये अंदर, इसको मान ले भैया कद्दू। साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो सबसे पहले यहां पे cos लिखते, अंदर जो एज इट इज है उस अंदर एज इट इज को एज इट इज यहां पे लिखते। ठीक है भाई साहब। अब क्या हुआ? अब हुआ ये तेरा साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कौन बचा? cos। ठीक है सर, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहां पे लिख दे मेरे भाई माइनस साइन। ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए गलती मत करना, ठीक है। और cos के अंदर जो भी है उसका मल्टीप्लीकेशन एज इट इज अंदर कर दो।
ठीक है सर। अब ये तेरा किसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, बचा कौन, एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे भैया 3x²। खत्म कहानी। दिस इंटू दिस ये तेरा हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी टाइप का क्वेश्चन उठा लिया, लेकिन और क्वेश्चन अगर मैं सिंपल सा लेना चाहूं तो देख मैं ऐसा लिख सकता हूं, y बराबर, जिसकी जरूरत अक्सर सबसे ज्यादा पड़ती है, मैंने बोल दिया भाई साहब साइन, ठीक, सबसे ज्यादा जरूरत है किसकी पड़ेगी, 4x + 3, ये दे दिया मैंने, बोला चलिए पता है dy/dx कितना होता है। तो आप बोलोगे कि सर जी देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर बोले अंदर कुछ भी है उसको ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोले अब बोले इनटू साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करो अंदर वाले का, अंदर वाला कितना 4x + 3, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0। आगे बात समझ में। इस प्रकार हम यहां पर क्या करते हैं मेरे भाई, डिफरेंशिएशन करते हैं। एक डिफरेंशिएशन और लिखा देता हूं जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर कोई ऐसा बोले कि y बराबर है a sin ωt + 5, और मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बता dy/dx, dy/dt बता दो, इसका मतलब इस बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो देखिए अगर मैं कह दूं यहां पर a ω5 कांस्टेंट है, मैंने कह दिया यहां पर a ω5 तीनों क्या है मेरे भाई कांस्टेंट है, तो a का डिफरेंस a तो मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा cos, अंदर एज इट इज आप रहने दोगे इसको, इनटू साइन के अंदर कौन है ωt + 5, ओमेगा कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा ω + 0, दैट मींस ये निकल के आ जाएगा a ω cos ωt + 5। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, डिफरेंशिएशन यहां पे करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सपोज एक छोटी सी चीज और, ये क्या है, हाँ इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि y बराबर x³ है तो dy/dx हम लोग लिखेंगे 3x², बिल्कुल इसी प्रकार। अब x की जगह सपोज मैंने साइन लिख दिया, ये है क्या, ये कायदे में फंक्शन का क्यूब है। अगर आप देखो मैं यहां पर लिख दूं ये बेसिकली sin x का होल क्यूब है। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया इसका dy/dx बता दो, तो आप सीधा बोलोगे, बोले पहले समथिंग की पावर है, जैसे x क्यों होता वैसे यहां पे sin x है, तो तू एक काम कर, तू ये समझ ये कद्दू की पावर 3 है, कद्दू की पावर 3। तो मैं अगर तुझसे कहूं भैया इसका डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में, तो भाई साहब कद्दू की पावर 3, इसका मतलब पावर का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब 3 इंटू कद्दू का स्क्वायर इंटू कद्दू का डिफरेंशिएशन। समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुझे यहां पर ठीक है, तो बिल्कुल उसे प्रकार तो यहां बोलेगा सर जी देखो ये साइन क्यूब x का मतलब यही है साइन x की पावर 3। अब बोले पहले पावर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, इंटू कॉस एक्स। खत्म कहानी। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं यहां से पूछूंगा तो देख y डैश बराबर क्या लिखोगे सर, सबसे पहले पावर है तो 3 साइन स्क्वायर, अंदर पूरा काम झाम, ये ले भाई पावर का काम खत्म, मल्टीप्लाई भाई पावर का काम खत्म, मल्टीप्लाई में पावर हट गई। अब क्या है साइन कॉस x³, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और अंदर एज इट इज, ठीक है सर। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, बचा कौन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर एज इट इज इनटू x² का डिफरेंशिएशन 2x। खत्म कहानी। मैं तुझे एक बात बता दूं, ये भले ही मैं यहां तक चला गया हूं, फिजिक्स में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भैया, फिजिक्स में तो बस इतने की आवश्यकता पड़ेगी, x बराबर t³ माइनस t² प्लस t⁵ 2t⁵ तो बता दो वेलोसिटी क्या होगी, सब वेलोसिटी होता है dx/dt, ये निकल के आ जाएगा 3t² माइनस 2t प्लस 10t⁴। अक्सर इतनों की ही आवश्यकता तेरी फिजिक्स में पढ़ने वाली है। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा है, अच्छा एक और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई यहाँ पे y बता दो कितना होगा, यहाँ पे मैंने 3 तरह के फंक्शन ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, लोगैरिथम फंक्शन आ गया। तो उससे अगर पूछा जाए इसका डिफरेंशिएशन बता दो, तो ln के अंदर कद्दू, ठीक, तो ln का डिफरेंशिएशन 1/x, दैट मींस x की जगह कद्दू की जगह कौन है 1/cos e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन खत्म। अब कौन बचा cos e⁻x, cos e⁻x से डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर एज इट इज जो लिखा हुआ एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है सर। cos का हो गया e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। खत्म कहानी। इस पे एक सवाल देखते हैं जो फिजिक्स में अक्सर पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब बोले सर जी एक बात बताओ, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो होता है 4πr²,
मैंने कहा ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि रेडियस जो है पर सेकेंड 10 मीटर के हिसाब से चेंज हो रही है, मतलब dr/dt की वैल्यू आपको कितनी दे दी है भाई साहब, 10 दे दी है। तब उसने बोला है कि बता दो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया, मतलब हमें बताओ dA/dt। मतलब सर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेगा तो 4 वाला टर्म तेरा कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू dr/dt। खत्म कहानी। इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। dr/dt की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दे, 10 पुट कर देना, जैसे 10 पुट करेगा सॉल्व करके तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं तुझसे बात करूं कि वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो मैं तुमसे पूछूं dv/dt बता दो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4/3 पाई, पहले आर क्यू का डिफरेंशिएशन करो, आर क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई साहब 3r² इंटू dr/dt। खत्म कहानी। कुछ बच्चे यहां पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर dr/dt से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया अचानक से। मतलब तू ऐसे समझ ले कि मैं तुझसे पूछूं भाई y बराबर है सपोज 3x² और मैं तुझसे जानना चाहता हूं dy/dt जानना चाहता हूं, यहां पे अंतर है। अगर मैं तुझसे dy/dx पूछता तो बड़े प्यार से तू बोल देता सर 6x आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुझसे कहता कि y बराबर 3x² है, मुझे तो dy/dt बता दो, दोनों में अंतर है। यहां पर आप y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो या y का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो सीधा सबसे पहले इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर दे सर 3 इंटू x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब चेन रूल के हिसाब से तूने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, बचा x का डिफरेंशिएशन टाइम के हिसाब से कितना होता है मेरे भाई dx/dt। आगे बात समझ में थोड़ा, अगर मैंने कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लिया हो तो ले सिंपल एग्जांपल ले ले, तो ऐसे समझ ले मैं केवल ये एग्जांपल ले रहा हूं कि y बराबर x² है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या बोलते थे 2x बोलते थे। तो अगर मैं बोलूं कि y बराबर x² है, तो मुझे बता दो dy/dt कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन, मतलब समझो x² का डिफरेंशिएशन आपको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले x² का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से 2x इंटू x का डिफरेंशिएशन टाइम के हिसाब से होता है dx/dt। मैंने कहा ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, बोले सर एक काम करो ना dy/dx इतना है ना, दैट मींस dy बराबर हो जाएगा 2x इंटू dx, इसको उधर ले गए। मतलब ठीक है भाई, और फिर उन्होंने क्या किया पूरे टर्म को dt से डिफरेंशिएट मार दिया, तो मतलब dy/dt और यहां निकल गया dy/dt। कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, जैसे भी हो तो समझ, मैथमेटिकली ये चीजें करेक्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक है फिजिक्स में हम लोग यहां से काम चला के निकल जाते हैं। मैथमेटिक्स में क्यों गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, या इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना 12th क्लास में, लेकिन फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं है, करके निकल जा, कोई दिक्कत नहीं है, बस तू सवाल गलत मत करना। क्लियर है। तो इसके बाद अब हमारा आता है अगला एक टर्म, छोटा सा इंटीग्रेशन वाला टर्म। इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सपोज तुमने fx को डिफरेंशिएट किया तो hx मिला, तो hx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस आपको fx मिल जाएगा। खत्म कहानी। मुद्दे की बात यह है इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब भी कभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट c आता है, और जब भी आप जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होती है लिमिट्स आती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सर fx का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, तो सपोज gx मिला, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एग्जांपल के तौर पे x³ का तूने सपोज डिफरेंशिएशन किया तो 3x² मिला, तो इसका रिवर्स प्रोसेस मतलब सर gx का इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिखते हैं x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा मेरे भाई fx मिलेगा। किंतु यहां पर एक कांस्टेंट और आता है, वो कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो देख वापस ये मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई 0 होता है। खत्म करिए। आप समझो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² आ गया, मैंने कहा ठीक है। और अगर मैं एक टर्म और तुझसे पूछूं कि x³ + 5 का डिफरेंशिएशन बता, तो तू बोलेगा सर 3x² आ जाएगा। मैंने कहा करेक्ट है। तो इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस में 3x² का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, बोले x³ आना चाहिए, और यहां से 3x² का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, बोले x³ + 5 आना चाहिए। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, यहां अलग आ रहा है, यहां अलग आ रहा है, बोले सही तो दोनों है। तो एक काम करो, सीधा बोलो सर 3x² का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा x³ प्लस एक कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ये वही चीज है। तो इंटीग्रेशन में अपने अलग रूल्स हैं, मैं यहां पे पहले सारे फॉर्मूले बता देता हूं। अगर मैं पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करूं तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x की पावर n+1 बटे n+1 +3।
ये सी की वैल्यू फिजिक्स में कैसे निकालेंगे, इसके लिए वैल्यूज गिवन होती है तो हम लोग इसकी वैल्यूज निकालते हैं, और बाकी डिफरेंशिएशन थ्योरी जो है वो एज इट इज है, बस उनको उल्टा याद रखना। उल्टा मतलब समझ लो, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बिल्कुल उसी प्रकार माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, या साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो ये सारे फॉर्मूलेस आपकी क्लास में लिखे हुए हैं। ये एक रिवीजन क्लास है, हम लोग यहां पर पूरा पढ़ नहीं रहे डिटेल में, हम लोग यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। तो बस काम काम का इंटीग्रेशन तो याद रख लेना, जिसमें एक तेरा ये हो गया है, दूसरा सर इंटीग्रेशन ऑफ जो कॉस एक्स होता है वो तेरा होता है साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो तेरा होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस सी तो लगा दे चाहे यहां पर, बात समझ में आ रही है। और बाकी इंटीग्रेशन तेरे एसिडिस होते हैं, मैंने यहाँ लिखे तो थे यार समय बचाने के लिए, वो मैंने यहां पे लिख लिए थे सारे के सारे। ठीक, जैसे पहले हम लोगों ने देखा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x, बाकी सारी चीजें ऐसे लिखी हुई है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x। और एक चीज का विशेष ध्यान देना है बेटा आपको, 12th क्लास में भी आप इस चीज को रियलाइज करोगे, क्या डिफरेंशिएशन तो आप किसी का भी कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन आप किसी का नहीं, सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन जिसे तो लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, इसमें हम लोग बाद में रूल्स पढ़ते हैं, कुछ आइलेट रूल्स होते हैं, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं है। हमें तो भैया सही बात बता रहा हूं, हमको तो भैया बस इतना पता होना चाहिए कि सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस हमारा काम तो इसी में चल जाएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन होगा x3/3 प्लस c, खत्म कहानी। ठीक, अब मैं बात आता हूं इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या, कि सर जी देखो कायदे में इंटीग्रेशन का, अगर आप y का इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, मैंने कहा ठीक है, तो दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैंने अभी जो बात करी जिसमें कांस्टेंट c आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या लिमिट्स दी होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि सपोज मैं ऐसा कह दूं भाई y वर्सेस x का कोई भी फंक्शन है लाइक दिस, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप y का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो x बराबर a से x बराबर b तक, तो इसका मतलब यह है कि x बराबर a सपोज यहां पर है और x बराबर b मेरे भाई सपोज यहां पर है, और मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, ध्यान से देखना, ये x बराबर b की लाइन मैंने खींच दी है और ये x बराबर a की लाइन मैंने खींच दी है, तो इसका मतलब है इट इज द एरिया अंडर कर्व, खत्म कहानी। मतलब सर एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया भैया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये वाला एरिया, और तेरी ये ना ये वाला एरिया, केवल इतना एरिया, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब होता है एरिया। अब तू बोलेगा इसकी कहां जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं तुझे बोलूं, आप न्यूटन ऑफ मोशन में पढ़ते हो F बराबर dp/dt, अब देख ध्यान से देख, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर ये dy/dx का फॉर्म में जा रहा है, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन वाले रूल्स लगाऊं तो p वर्सेस c, मोमेंटम और टाइम का जो स्लोप होगा वो तेरे को फोर्स देगा, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके चले जाऊं तो मोमेंटम dp बराबर तो लिख सकता है f इंटू dt, और दोनों का इंटीग्रेट कर देगा तो ये आ जाएगा तेरा डेल्टा p बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dt, दैट मींस फोर्स और टाइम का एरिया अंडर कर्व तेरे को चेंज इन मोमेंटम देगा। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं सर वर्क डन, हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर कर्व तेरे को क्या देगा मेरे भाई, वर्क डन देगा। बात समझ में आ रही है। वही चीज जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, वर्क बाय द गैस होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इसका मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एरिया अंडर कर्व तेरे को क्या दे देगा, वर्क बाय द गैस दे देगा। मतलब समझो बात, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स का मतलब है एरिया अंडर कर्व। पूरी फिजिक्स में जहां जहां आवश्यकता पड़े वहां वहां आप इस चीज को लगा दो। और डी बाय डीएक्स का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था। जैसे कि एफ बराबर डीपी बाई डी है, बहुत सारी डेफिनेशन होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं एक एक करके डिफरेंशिएशन वाली डेफिनेशन। जैसे एफ बराबर डीपी बाई डी, पहली डेफिनेशन, ठीक है सर। सर v बराबर dx बाई dt, मैंने कहा ठीक है सर। सर a बराबर dv बाई dt, मैंने कहा ठीक है सर। और बताओ, मेरे हिसाब से अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, ठीक। इंटीग्रेशन वाली सब वर्क डन बराबर हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, ठीक है। और सब वर्क डन बाई गैस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dv, प्रेशर बाई द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इनटू चेंज इन वॉल्यूम, जो अभी यहां पर चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है। और बताओ सर चेंज इन वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a dt, चेक करके देखो, dt इधर लेके चला था, इंटीग्रेट कर देगा तो ये निकल के आ जाएगा। और बताओ उसी प्रकार हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, dt को इधर ले जा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देगा तो निकल के आ जाएगा v dt। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहां से आप
ये हमारे काइंड कहने के लिए तो फॉर्मूलेज है, लेकिन यहां से बहुत सारी बातें बोलने के लिए है, जैसे कि, और यहां से एक मेन चीज तो लिखना ही भूल गया भाई, dy बाय dx बराबर क्या होता है मेरे भाई, स्लोप होता है, स्लोप। अरे समय की किल्लत हो रही है और ये अपने मजे ले रहा है, टीवी है। स्लोप, स्लोप बराबर क्या होगा भाई साहब, dy बाय dx, ठीक है भाई साहब। और यहां एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब ध्यान से देख, तो सर इसका मतलब क्या है, y को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, ठीक, तो एक तरीके से स्लोप आएगा, स्लोप है टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। वहीं पर इन सबका मतलब ये है, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो फोर्स आएगा, x को डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा एक्सेलरेशन आएगा। स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और मोमेंटम वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो तेरे को क्या दे देगा मेरे भाई, फोर्स दे देगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर जैसे एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब होता था एरिया अंडर कर्व, वैसे ही तो बोल सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर कर्व वर्क डन बाय दैट फोर्स देगा, प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया अंडर कर्व थर्मोडायनामिक्स में जब आप पढ़ोगे, अभी तो नहीं पढ़ रहे हो, तब वो आपको वर्क डन बाय गैस देगा। उसी प्रकार एरिया का एरिया अंडर कर्व अगर x एक्सिस में टाइम दे दिया जाए और y एक्सिस में एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, और vt ग्राफ का एरिया बिल्कुल उसी प्रकार आपको क्या दे देगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर की बातें हमने कर ली, अब मुद्दे की बात करते हैं। अब ध्यान से सुन, मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारा काइनेमेटिक्स। अब कुछ जो पॉइंट्स मैं यहां पर बोल रहा हूं वो पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मैं एक एक करके सारे पॉइंट बोल देता हूं। सबसे पहली बात, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, ठीक है भाई साहब। x को डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है सर। रिवर्स में इंटीग्रेशन करना है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेगा वेलोसिटी की तरफ जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेगा पोजीशन की तरफ जाएगा या डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, ठीक है। at ग्राफ का एरिया अंडर कर्व तुझे चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है सर। vt ग्राफ का एरिया अंडर कर्व तुझे चेंज इन पोजीशन देगा, या फिर तू ये कह सकता है क्या देगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है vt ग्राफ। क्यों vt ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि vt ग्राफ से आप ये देख के बता सकते हो सब vt ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, ये आप बता सकते हो, और vt ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो आपको क्या दे देगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये आप बता सकते हो। तो इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है सबसे ज्यादा वो क्या होता है भाई साहब, vt ग्राफ। जब भी कभी एरिया के बारे में बात करते हैं, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई साहब ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया घटा, तो ऊपर वाला नीचे वाला एरिया जोड़ दो, ऊपर वाला एरिया को प्लस मानते हैं, नीचे वाला एरिया को माइनस मानते हैं। अगर आप बात कर रहे हो सपोज डिस्प्लेसमेंट की, तो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करते हो, और अगर आप बात कर रहे हो डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो सबको जोड़ना होता है। इन दैट केस ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया जोड़ना पड़ता है। मैं यहां पे बता देता हूं कि सपोज मैं तुझे ऐसा कह दूं कि vt ग्राफ तुझे मैंने कुछ ऐसा बना के दे दिया है कि ऐसा 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 ऐसा, ये वाला एरिया पूरा a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो मैं अगर तुझसे पूछूं इस सवाल में भाई मुझे बता दे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। दैट मींस ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया, इस बात का ध्यान रखना है तुझे। और वहीं अगर मैं तुझसे डिस्टेंस पूछूंगा तो डिस्टेंस का मतलब तो केवल चलना होता है। दैट मींस आप सीधा बोलोगे a1 प्लस a2 प्लस a3। आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देगा तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप तुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो स्लोप के बारे में बात कर। स्लोप का मतलब क्या हो गया, इसके बारे में बात कर ले। सपोज यहां पे बात करूं, यहां पे स्लोप नेगेटिव है, तो इसका जो भी स्लोप होगा मेरे भाई वो स्लोप तुझे क्या दे देगा, यहां पर एक्सेलरेशन दे देगा। अगर सपोज मैं कह दूं भाई ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो यहां पर स्लोप कितना है सर, tan 30। इसका मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो तेरा हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1/√3 होती है। बात समझ में आ रही है। अब मैं काम करता हूं काइनेमेटिक्स की सारी चीजों को यहां पे लिख के सबको एक बार समराइज कर देता हूं। क्लियर है। तो इससे पहले एक चीज और छूट गई यार, थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की भी 2 सवाल की प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, कि सपोज आपके सामने कभी आ रहा है भाई साहब हमको बताओ x³ का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन बता दो फ्रॉम x = 1 से लेके x = 2, या 1 से लेके सपोज मैंने बोल दिया भाई साहब 3, ठीक। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर आप y बराबर x³ का ग्राफ प्लॉट करें, समथिंग ऐसा ग्राफ उसका आने वाला है, तो इसका एक्चुअल मतलब तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, इसका एक्चुअल मतलब है कि x बराबर 1 से लेके x बराबर 3 तक का जो एरिया अंडर कर्व होगा ये बेसिकली वो हमको एरिया कैलकुलेट करके देगा। लेकिन खैर फिजिक्स में आवश्यकता इसकी इतनी नहीं है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। कैसे करोगे, आप सीधा बोलोगे सर जी देखो x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴ 4/4 बड़ा सा डंडा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट।
मतलब बोला सर जी एक काम करो, एक बार x की जगह ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दो, जैसे ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दो ये निकल के आ जाएगा 3 की पावर 4/4 माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू पुट कर दो 1 की पावर 4/4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हो। इसी को बोलते थे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। बात समझ मारिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको लिमिट दी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी पहले आप उसमें x की अपर लिमिट वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद लोअर लिमिट वैल्यू पुट कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, और जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसमें आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें सीखना चाहिए, दोनों सीखने चाहिए। दोनों सीखो मेरे भाई, कब कौन सा लगाना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। वैसे तो सवाल दोनों से ही हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें जो है दोनों ही चीजें पढ़ो। मैं लौट के वापस आता हूं काइनेमेटिक्स की तरफ। अब सीधा एक्चुअल काइनेमेटिक्स शायद अब हमारी स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट तो वैसे काइनेमेटिक्स से चल रही है, लेकिन अब काम की चीजें अब आपकी यहां पर आ रही है जो मैंने पीछे लिख दी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, सर एक्स ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। क्यों? क्योंकि v बराबर क्या होता है, dx by dt। ठीक है भाई साहब, बीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है भाई साहब, बीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, और एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देगा। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहां पर वेलोसिटी नहीं देगा, ये क्या देगा मेरे भाई, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक, एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो ये है कि अगर मैं ऐसा कह लूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है भाई साहब, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बीटी ग्राफ ऐसा बनेगा जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। और स्लोप कांस्टेंट किस ग्राफ का होता है, सर स्ट्रेट लाइन का होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब बीटी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ती रहती है। क्योंकि हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं v बराबर u प्लस टी, s बराबर t प्लस हाफ टी स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये सारी इक्वेशन हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे भाई तो बीटी ग्राफ तेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्स ग्राफ तेरा पैराबोला होगा। अब यहां पर बात आती है, दो तरह के पैराबोला बनते हैं, एक होते हैं एक्स, दो तरह के पैराबोला बनेंगे, एक में होगा भाई साहब खुशी वाली चीज, एक में होगी दुखी वाली चीज। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हो सकता है एक्सेलरेशन प्लस 10 हो सकता है -5 हो। ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बीटी ग्राफ तेरा स्ट्रेट लाइन होगा, बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्स ग्राफ तेरा पैराबोला होगा। अब पैराबोला कौन सा वाला है, एक्सटी ग्राफ कौन सा पैराबोला होगा, खुशी वाला होगा, दुखी वाला होगा, ये चीज हम देख के बताएंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में कांस्टेंट है तो खुशी, और नेगेटिव में कांस्टेंट है तो दुखी। एक बार इस पर बेस क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए। और एक चीज और बताने से पहले, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, और साइन अपोजिट है तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। ये कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं आपके सामने, काइनेमेटिक्स के टूल्स हैं जो हमारे काइनेमेटिक्स को आसान बनाने में बहुत मदद करते हैं, फील लेने में बहुत मदद करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको ऐसा बोलूं, बड़ा सा ग्राफ ले लेता हूं, एक क्वेश्चन अच्छे से ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ा लेंगे हम लोग। मैंने बोला भाई ये x है और ये t है, बोले ठीक है सर। मैं अगर आप तुझसे पूछूं, मैंने कहा बता दे यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, बोले सर एक्सी ग्राफ या वेलोसिटी जानना चाहते हो तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो। उस टेंजेंट का स्लोप क्या दिख रहा है, सब पॉजिटिव दिख रहा है। अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और मैं तुझसे बोलूं मेरे भाई कि जो टेंजेंट ड्रॉ करी है उसने यहां पर एंगल बना दिया 30 डिग्री, दैट मींस इस जगह पर स्लोप हो गया तेरा 1030, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 1030। ठीक है, मैं अगर तुझसे पूछूं, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भाई प्लस में होगा निगेटिव में होगा, ये तो बता दे, प्लस या माइनस। तू क्या कर सर जी देखो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक, मैं पूछूं चल यहां बता यहां क्या होगा, तुम कहोगे सर यहां पर आप एक स्लोप की, यहां पर टेंजेंट खींचो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। दैट मींस अगर मैं कह दूं सपोज ये एंगल 60 डिग्री है तो यहां पर वेलोसिटी आप बोल सकते हो 1060 जो कि √3 हो जाएगी। मतलब एक्सी ग्राफ का स्लोप मेरे भाई क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और देखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे यहां से तू आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो स्लोप है वो जो स्लोप है, स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान से देख, यहां पर थीटा कुछ और है, ये देख यहां पे टेंजेंट खींचेगा थीटा कुछ और आएगा। अब पेन ही नहीं मिल रहा है आज तो। यहां पे थीटा खींचेगा तूने 30 डिग्री मिला, यहां 60 डिग्री मिला, ऊपर जाएगा और बड़ा मिलेगा। दैट मीन जैसे जैसे तू आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। नेक्स्ट पेज पे यहां पे दिखा देता हूं कि जैसे जैसे मैं यहां पे आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तू आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो यहां पे जो स्लोप है, स्लोप तेरा बढ़ता चला जा रहा है। और स्लोप तेरा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। और वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है।
और वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, और स्पीड अप हो रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा तेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एक्स ग्राफ अगर तेरा खुशी शक्ल का बनेगा, देखिए पे हैप्पी हैप्पी फेस का बन गया है, अगर एक्स ग्राफ तेरा हैप्पी फेस का बन जाता है तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर दुखी फेस का बनता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। ये चीजें मैंने रिवाइज करा दी, थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा आजा भैया इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने कहा एक्सीलरेशन बता, बोले सर एक्स ग्राफ है, खुशी का हिस्सा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। मैंने कहा पार्टिकल स्पीड अप स्पीड डाउन, बोले सर स्पीड अप होगा। मैंने कहा चल यहां बता, बोले यार स्लोप निगेटिव है तो एक्सीलरेशन, सॉरी स्लोप निगेटिव है, क्या कर, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ये खुशी है दुखी है, कहेगा जी देखो जी ये तो दुखी का हिस्सा है। मैंने कहा ठीक है, अगर दुखी है तो इसका मतलब आप यहां पर बोल सकते हो कि अगर ये दुखी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, निगेटिव हो जाएगा। और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, वेलोसिटी भी निगेटिव है, दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप हो जाएगा। अब अगर मैं यहां बात करूं, यहां मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा था यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, बोले सर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट की जगह वेलोसिटी है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव। नेक्स्ट मैं तुझसे पूछूं एक्सेलरेशन बता, बोले साहब वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, इसका मतलब स्लोप यहां पर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव है। और बोले सर जी देखो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, और स्पीड अप हो भी रहा है। सपोज t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 है तो तू देख सकता है यहां पर t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी, जाहिर सी बात है 10 से तो ज्यादा ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं यहां मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा यहां बता, बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, और एक्सेलरेशन निगेटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल स्पीड डाउन हो रहा होगा। क्लियर है? मेक श्योर आप ये जरूर देखें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में गिवन क्या है, वहीं से तेरे सवाल बनेंगे, वरना फिर गलत हो जाते हैं छोटे छोटे सवाल भी। जैसे अब मैं यहां पूछूं, मैंने यहां बता, बोले सर यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां वेलोसिटी निगेटिव है। मैंने कहा इसका स्लोप क्या है, बोले सर वीटी ग्राफ आपने स्ट्रेट लाइन बनाया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यहां पर कांस्टेंट होगा, इसका स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन यहां भी निगेटिव है। तो मजे की बात यह है कि यहां पर पार्टिकल स्पीड डाउन होगा और यहां पर पार्टिकल स्पीड अप होगा, क्योंकि यहां पे साइन अपोजिट है और यहां पे साइन सेम है। तो यहां पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, मतलब वेलोसिटी अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड कह दूं तो वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, और यहां पर वेलोसिटी भाई साहब 0 हो गई है। इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूं ये तेरा टर्निंग पॉइंट है, यहां पर वेलोसिटी तेरी 0 है और ये तेरा टर्निंग पॉइंट है। क्यों टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि इससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव और इसके बाद वेलोसिटी निगेटिव है। ये तेरा ऐसा एग्जांपल हो गया जैसे मैं किसी टावर से पत्थर को ऊपर फेंक के मार दूं, किसी एक टावर में से 10 मीटर पर सेकंड से पत्थर को ऊपर फेंक के मारेगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद पार्टिकल फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं तुझसे पूछूं यहां पर सारी चीजें बताओ तो यहां पर भी बता सकते हो सर यहां पर वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, और यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल स्पीड अप और यहां पार्टिकल स्पीड डाउन, यहां से स्पीड डाउन होगा फिर स्पीड अप होगा, यहां पर वेलोसिटी 0 हुई है तो ये तेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तेरा हो जाएगा क्या, टर्निंग पॉइंट। क्लियर है? अब अगर मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई यहां से लेकर यहां तक, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मुझे बताते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तुम बोलोगे ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, और अगर मैं तुझसे पूछूंगा टोटल डिस्टेंस बता दे तो बोलेगा ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। बिल्कुल उसी प्रकार मैं तुझसे यहां से लेके इस t बराबर 0 से लेकर t बराबर 10 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस अगर पूछूंगा तो नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया आप जोड़ देना, एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो टोटल एरिया को टाइम से डिवाइड कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट अगला, बेटा बहुत तेज बोलता हूं जितने बच्चे मुझसे क्लास में पढ़ते हैं आई होप वो यहां पर जो है मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे होंगे। बेटा नीचे कमेंट करके जरूर लिखें अगर आप मेरी आप स्पीड मैच कर पा रहे होंगे। यस सर स्पीड बढ़िया मैच हो रही है, पूरा मस्त रिवीजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, तुम भी जानते हो यार 10-12 लेक्चर में खत्म होता है। 2-2 घंटे की क्लास जब 11 लेक्चर तक चलती है, 22 घंटे तक काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तब जाकर रिवीजन होता है, तब जाके पढ़ते हैं तो उसको मुझे यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन कराना है उसका। ठीक, चल खैर आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूं सपोज यहाँ की, सर सपोज ये एक्सी ग्राफ है, मैंने कहा ठीक है एक्सी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव है और यहां पर वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक्सी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका मतलब तो ये बोल सकता है सर यहां से लेकर यहां तक जो भी है एक्सी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है।
आगे बात समझ में? इसका मतलब पार्टिकल, ये 9th क्लास का सवाल हो गया, इसमें पार्टिकल केवल एक बिना एक्सेलरेटेड, बिना किसी एक्सेलरेशन के बस चल रहा है। अगर मैं कह दूं भाई साहब ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो बोल सकता है पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड से निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। सेम कहानी यहां पर हो जाएगी, बस यहां पर वेलोसिटी तेरी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन तेरा क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि सर जाहिर सी बात है ये एक्स ग्राफ तेरा स्ट्रेट लाइन है, एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका स्लोप ही 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल हमेशा x बराबर, देख चेक करके देख, हर टाइम पर x बराबर 10 है, इसका मतलब पार्टिकल कुछ नहीं किया, x बराबर 10 पे जाके पार्टिकल तेरा खड़ा हो गया और हमेशा वहीं पर ही है। दैट मींस पार्टिकल रुका हुआ है, रुका हुआ है का मतलब समझ जा, ना भाग रहा है ना दौड़ रहा है, बस चुपचाप रुका हुआ है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी 0 है, उसका पोजीशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, दुनिया भर की सारी बातें 0 है। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक इसके बाद थोड़े से कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि मैं इस सवाल के बारे में बात करूं, इस सवाल के बारे में बात करें, मैंने कहा सारी चीजें चेक कर लेते हैं। आजा यहां से लेकर यहां तक के बारे में बात करेगा तो एक्सी ग्राफ है, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, और ये दुखी है, देख पूरा दुखी है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो तेरा नेगेटिव हो जाएगा। इस जगह के बारे में बात करेंगे, यहां पर स्लोप 0 है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी 0 हो चुकी है। यहां के बारे में बात करेगा तो ये दुखी का हिस्सा है तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा। यहां कुछ भी नहीं है, यहां स्लोप 0 नहीं है, तो ये मत बोल देना भाई साहब यहां पर वेलोसिटी 0, यहां वेलोसिटी 0 नहीं है, यहां इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर मैं बात करूं, यहां पर स्लोप नेगेटिव है, एक्सी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और ये देख हैप्पी फेस है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहां स्लोप 0 हो गया है, दैट मींस आप बोल सकते हो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, मतलब पार्टिकल यहां पे रेस्ट पर आया है, मतलब ये भी टर्निंग पॉइंट, ये भी टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल उसी प्रकार यहां भी बोल सकते हो यहां स्लोप पॉजिटिव है और ये खुशी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने यहां पे ले लिया है, इसमें सवाल पूछे जाते हैं, कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं सारे सवाल डिस्कस नहीं कर सकता लेकिन सारे रिवाइज करा के निकल जाऊंगा। जैसे पहला प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान से देखना, कि t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड तक के लिए बताओ भाई साहब टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। तो कुछ नहीं करना, तुम चुपचाप एरिया निकाल लो। मान लो ये वाला एरिया A1 है, ये वाला A2 है, ये वाला A3 है। बड़े प्यार से A1 आप निकाल सकते हो, 2 10 20 हो गया। A2 निकाल लो बड़े प्यार से, ये कितना है 2, ये कितना है 10, हाफ 2 गुणा 10, A2 कितना होगा हाफ 2 गुणा 10 बराबर 10 हो गया। और अगर मैं A3 आपसे पूछूंगा तो A3 आप बोल दोगे सर ये वाला एरिया कितना है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां -10 ना रखें, अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई डिस्टेंस बता दे तो सीधा बोलेगा सर A1 प्लस A2, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तेरा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अगर आपसे पूछा जाए टोटल एवरेज स्पीड बता दो कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाएगी तो एवरेज स्पीड आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, जो कि कितना दे रखा है 6 दे रखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए भाई मुझे तो तू डिस्प्लेसमेंट बता दे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तुम बोलोगे सर टोटल ऊपर वाला टोटल एरिया, बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सब 20 प्लस 10 ऊपर वाला एरिया हो गया, माइनस नीचे वाला एरिया घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा 20, इसी को टाइम से डिवाइड कर देगा तो तेरा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले भाई मुझे तो एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन तो तेरा पूरा फर्ज बनता है किस टाइम पर बताओ, उन्होंने बोला एक्सेलरेशन बताओ t बराबर 1 सेकंड पर, तो चेक करके देख ये बीटी ग्राफ है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा t बराबर 1 सेकंड का, यहां पर है, यहां पे स्लोप 0 है, दैट मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई बोले नहीं मुझे तो t बराबर 4 सेकंड पर बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस पॉइंट पर तुझे स्लोप चाहिए तो वो तुझे एक्सेलरेशन दे देगा। स्लोप बड़े आराम से निकाल सकता है, तो यहां से tan थीटा निकाल ले, tan थीटा बराबर 10 बटे 2, तेरा आंसर आ जाएगा सर एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 10 बटे 2, स्लोप नेगेटिव है तो माइनस लगा दे, माइनस मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, पॉजिटिव माना उसके हिसाब से, तो तेरा आंसर आ जाएगा कितना, -10 बटे 2 बराबर -5 आई है। हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, बेटा प्लीज आप उसको संभाल लेना, क्योंकि आप जानते ही हो समय का कंस्ट्रेंट बहुत ही कम है, बहुत कम समय में इतना बड़ा चैप्टर को रिवाइज करना है, तो ह्यूमन एरर हो सकती है, मुझसे प्लस माइनस की गलती हो सकती है। आप यहां पर बस काइंड ऑफ कंसेप्ट पे फोकस करें कि यस सर ऐसे सवाल यहां पे पूछे जाते हैं, अब हम यहां से कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक और बड़ी ध्यान से चीज यहां पर मैं बताने से अभी मुझे याद आई कि तुझसे भी पूछ सकता है एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, ठीक है। सपोज मैं तुझसे ऐसा पूछ लूं कि भाई t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 6 सेकंड तक के बीच में आप तो एवरेज एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा,
तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है सर? 6 सेकंड पर वेलोसिटी है -10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 10 बटे टोटल टाइम 6 - 2, खत्म कहानी। तो एक एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकाल सकते हो, इंपल्स भी निकाल सकते हो। मास दे दूं तो भाई साहब इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा। जो खेलना है खेलो सवालों के साथ। बात समझ में आ रही है? तो ये इन्हीं के साथ आपको एक तरीके से क्या करना है मेरे भाई? खेलना है। आओ इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और होल्ड करो। जैसे एक छोटा सा सवाल मैंने यहां पे लिया, उन्होंने बोले ड्राइवर है 0.2 सेकंड लिए उसने ब्रेक को अप्लाई करने के लिए, उसने देखा कहीं उसको रुकना है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। उसकी ड्राइविंग की जो स्पीड है उसने बोला 54 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है भाई साहब, ओके। उसने देखा भाई साहब ब्रेक अप्लाई किया और एक्सेलरेशन जो है उसका 6 मीटर पर सेकंड है। एट एक्सेलरेशन 6, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू -6। उसने बोला बता दो रेस्ट पे आने से पहले बंदा कितना चलेगा। तो अगर ये सवाल अपन ग्राफ से देखें तो बड़ा ही आसान है। क्या उन्हें बोला भाई साहब जो पार्टिकल था वो तेरा 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ये ले भाई साहब 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। कितनी देर तक चला? बोले जब तक ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक कब तक नहीं मारे? बोले 0.2 सेकंड तक नहीं मारे। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या किया? बोले फिर उसने ब्रेक मार दिए, ब्रेक मार के वो रेस्ट पर आ गया। एक्सेलरेशन उसने दे रखा है, उसने बोला एक्सेलरेशन -6, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और वेलोसिटी को फाइनली 0 लाना है तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे 0 ला देगा। अब बताइए कितनी देर में रेस्ट पर आएगा? मतलब क्या बता, एक्सेलरेशन 6 है, नेगेटिव भूल, माइनस मतलब स्पीड डाउन कर रहा है। इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 6 कम होगी, 2 सेकंड में 12 कम होगी, 2.5 सेकंड में 15 कम होगी। ये कितनी है भाई साहब? 15। तो इसके बाद 2.5 सेकंड में रेस्ट पर आ जाएगा। तो इसके बाद 2.5 सेकंड का मतलब 2.7 सेकंड में रेस्ट पर आ जाएगा। उसने पूछा डिस्टेंस बता दो कितना चलेगा, इसका एरिया निकाल दे, सॉल्व करके तेरा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। इस पे एक धांसू सवाल एक और लिया मैंने समझाने के लिए। क्वेश्चन आप होमवर्क है आपका, जरूर ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन को तुड़वा देता हूं। इसने बोला पार्टिकल है, पार्टिकल ने रेस्ट से चलना शुरू किया t बराबर 0 से। अच्छा, अगर मैं वीटी ग्राफ बनाने पे जाऊं तो आप बोलोगे सर जी देखो ये रहा v और ये रहा t। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला t बराबर 0 पर जो पार्टिकल है रेस्ट पर है, मतलब ग्राफ तेरा यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है सर। उन्होंने बोला एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 के रेट से बढ़ रही है। ठीक है सर, बढ़ रही है। कब तक? 20 सेकंड तक। मतलब 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ये 20 सेकंड तक 40 वेलोसिटी हो गई होगी। 1 सेकंड में 2 बढ़ेगी तो 20 सेकंड में 40 बढ़ेगी। ठीक है भाई साहब, 40 बढ़ गई। यहां पहुंच गए। आफ्टर दैट इट मूव्स विद -4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकंड। मतलब अगली 20 सेकंड के बाद, अगली 20 सेकंड का मतलब अगली जब 40 सेकंड का टाइम हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन -4 है। अब -4 का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 कम होगी। 1 सेकंड में 4 कम, ठीक, तो 20 सेकंड में 80 कम। 1 सेकंड में 4 कम तो 20 सेकंड में 80 कम। तो 80 कम करना है, 40 में से 80 कम करेगा तो कितना हो जाएगा? -40 हो जाएगा। इसका मतलब 40 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी यहां पहुंच जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अगला 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 अगला। सही जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे। ठीक, ओके नेक्स्ट। ओके ठीक है सर। अब उसके बाद क्या? फाइनली इट मूव्स विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यार इस जगह पर वेलोसिटी तो निगेटिव है और एक्सेलरेशन को कह रहा है पॉजिटिव होने वाला। इसके बाद तो इसका मतलब पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। ठीक है सर, स्पीड डाउन होगा। और उसने ऐसा बोला कि 10 सेकंड तक स्पीड डाउन रहा और 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट। देख, उसने बोला मूव्स विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन फॉर 10 सेकंड। उसने लिखा नहीं है मूव्स विद कांस्टेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन फॉर 10 सेकेंड अंटिल इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो इसका मतलब 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी तो 0 होगी, मतलब कहीं यहां पहुंच गया होगा। 40 में 10 जोड़ेगा तो 50 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहां से यहां स्ट्रेट लाइन से ऐसे चला गया। आगे बात समझ में। अब उसने एक एक करके सवाल पूछ लिया। पहला प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन लास्ट फेज। अरे भाई एक बात बता, यहां वेलोसिटी कितनी थी? -40। यहां वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज कितने का आया? सब 40 का चेंज आया। कितनी देर में आया?
सर 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में 40 का चेंज, तो 1 सेकेंड में 4 का चेंज, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा वो तेरा 4 आएगा। प्लस में या माइनस में? सर इसका स्लोप कैसा है? सर इसका स्लोप पॉजिटिव है। बीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन देता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बराबर +4। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट? भाई साहब तुम एक काम करो, ये ऊपर वाला एरिया A1 निकाल लो, नीचे वाला एरिया A2 निकाल लो, टोटल एरिया निकाल लो A1 माइनस A2, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पास समझ में आ गई? ठीक है भाई साहब, उन्हें वाला टोटल डिस्टेंस बता दो, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया दोनों को जोड़ देगा तो तेरा टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ से काफी लंबे चौड़े सवाल हम लोग चुटकियों में कर लेते हैं, क्लास में काफी हमने तो किए ही थे, आप जो भी आपने भी अपने क्लास में जरूर किए होंगे, जरूर आप क्लास नोट्स में देखिए। जितने क्वेश्चंस आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हो, सारे क्वेश्चंस को एक बार ग्राफ से करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो क्वेश्चंस हैं, बाकी आप लोगों ने इस पर खूब सारी प्रैक्टिस की होंगी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, b बराबर u प्लस टी, s बराबर t प्लस हाफ टी स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और ये एक फॉर्मूला और होता है एस एन वाला कि एस एन बराबर u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए। यहां पर सारे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है किसी टाइम पर वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है यहां पर, और यहां पर जो है जो एसेंट है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये डिस्टेंस नहीं है, याद रखना मेरी बात, यहाँ पे गलती हो जाती है कभी कभी बच्चों से। ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है। इस पे आई डोंट थिंक कि मुझे सवाल कराना चाहिए कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड हैविंग द वेलोसिटी, सपोज सॉरी, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड हैविंग द एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकंड पर, वेलोसिटी बता दो कितना होगा, या 10 सेकंड में कितना चलेगा ये बता दो कितना होगा। इस टाइप के सवाल आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में खूब प्रैक्टिस की होगी, यहाँ पर भी खूब प्रैक्टिस की होगी। क्योंकि एक रिवीजन सेशन है तो इसलिए मैं क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ कि कभी कभी जब आपका दिमाग काम ना करे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तब तरीका ये होता है कि जो गिवन है वो लिख लो और जिसकी जरूरत है वो मान लो। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, जो गिवन है वो लिख लो और जिसकी जरूरत है वो मान लो, और उसके बाद दिमाग लगाओ कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें मैथमेटिकली। बस इतना ही होता है इन सवालों में। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं ले लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा कि पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इज ऑब्जर्व टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 5 सेकंड इंटरवल। ठीक है भाई साहब, 5 शुरू के 4 सेकंड इंटरवल, मतलब शुरू के 4 सेकंड में 100 मीटर चला है पार्टिकल, तो बता दो कि अगली 4 सेकंड में कितना चलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन वैसे आप ग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सिखा रहा हूं, तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो कुछ मत करो, आपने बोला जो गिवन है वो लिख लो। तो अगर ध्यान से देख, इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन भाई साहब उसने दे दिया +10। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, उसने बोला 4 सेकंड में कितना चला है, 100 मीटर चला है 4 सेकंड में। अब ये मत कहना सर +10 क्यों लिखा, -10 क्यों नहीं लिखा, डाटा इतना कम है तो डाटा के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है भाई साहब, प्लस नहीं लिख रहा तो भाई साहब एक्सेलरेशन 10 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये ही नहीं चाहिए बस में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। एक्सेलरेशन बराबर मैंने बोल दिया भाई सब 10 है। अब उसने बोला कि 4 सेकंड में, मतलब t बराबर 4 सेकंड में जो बंदा चला है वो चला है 100 मीटर। ठीक है सर, अब तो खुद सोच, तुझे यहां पर s पता है, t पता है, a पता है, ठीक। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें तीनों चीजें आएंगे? जब तू लिखेगा तभी तेरे को दिखेगा। तो बोलेगा सर s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। मैंने कहा बस आ गया मजा। मतलब अब तू सीधा बोलेगा कि सर अगर मैं यहां पे लगा दूं s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है सर, s कितना है 100, u इनिशियल वेलोसिटी सर ये पता नहीं कितनी है, मैंने कहा चल ठीक है, t कितना है 4 प्लस हाफ a कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। जैसे ही आप सॉल्व करोगे 100 बराबर आ जाएगा 4u प्लस काटापिटी कर ले, 4 चौक 16, 160, ये आ गया 80, ये दरा है 20, तो इसका मतलब u बराबर कितना आ जाएगा 20/4 बराबर 5। आपको पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी इतनी होगी, खत्म सवाल। अब उसने बोला कि अगली 4 सेकंड में कितना चलेगा, तो यहां पर आप चाहो तो इसको तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, या ऐसे सवाल कभी आपको देखने के लिए मिले तो आप इसमें यह तरीका अपनाओ जो मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको, कि भाई t बराबर 0 पर पार्टिकल सपोज यहां पे था, ठीक है भाई, t बराबर 4 सेकंड पर अगर आप बात करें तो पार्टिकल यहां पहुंच गया और टोटल चला 100 मीटर। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला कि अगले 4 सेकंड में, मतलब t बराबर जब 8 सेकंड हो जाएगी तो बता दो टोटल कितना x चलेगा।
मैंने कहा सही है। अब या तो अब यहां से लेके यहां तक s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको यहां पर पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, या फिर आप सीधा एक काम करो कि ये पॉइंट अगर मैं a कह दूं, ये पॉइंट अगर मैं b कह दूं और इसको अगर मैं c कह दूं, तो सीधा आप सीधा a से लेके c ठोक दो। मतलब क्या बोले सर यहां से लेके यहां तक कितनी सेकंड का इंटरवल है? सर 8 सेकंड का इंटरवल है। तो आप सीधा बोलो सर s बराबर टोटल कितना चलेगा? 100 प्लस x। ठीक, 100 प्लस x। मैंने कहा ठीक है, s बराबर ut। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर? वो हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि 5 है, ut। t की वैल्यू अब यहां पर 8 सेकंड हो जाएगी। सब ठीक है? ठीक है, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सलेशन आपको पता है a की वैल्यू 10 है इंटू टी का स्क्वायर। जैसे ही आप सॉल्व करोगे यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा मैं एक बात आपको बता देता हूं, इक्वेशन और मोशंस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा स्पीड आपकी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, उतना तेज ही आपका दिमाग चलेगा। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को यहां पर इक्वेशन और मोशन के सवालों में दिक्कतें आती है। ठीक, वो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत दूर करने का तरीका यही है, खूब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ। अगर आपसे सपोज वो सॉल्व एग्जांपल्स का क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो, एक बार देखो क्या कमी रह गई है, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा मेरे भाई। आप अगर देखोगे तो नहीं सीख पाओगे। देख काइनेमेटिक्स, खासकर ये वाली काइनेमेटिक्स ऐसी है जहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन वाली कि आप अगर देखोगे ना कि हाँ ये गिवन है, हाँ ये गिवन है, हाँ ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें आता है, अरे इसके बाद तो इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। अक्सर बच्चे ऐसा देखते हैं, वो देखने से कभी सवाल बनते नहीं है। याद रखना मेरी बात, आपको पेन कॉपी लेना पड़ेगा। ये रहा पेन, ये रही रफ कॉपी, भैया सॉल्व करके दिखा, तब हम मानेंगे कि तेरे को आया है। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो इसी तर्ज पर इसके बाद जो अगला आता है, एक आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, वो भी हम लोग समाप्त कर देते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ हम लोग एजम्पशंस मान के चलते हैं। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ? मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है। इसका मतलब कि सपोज कोई पार्टिकल है, तुमने उसको हवा में छोड़ दिया या हवा में फेंक के मार दिया। इसमें हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। पहला एजम्पशन कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी की वैल्यू है, वो हम लोग मान के चलते हैं भैया कांस्टेंट है। हमें पता है ग्रेविटेशन में हम इस चीज को पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जी की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली सेम मान के चलेंगे और जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिपेंड्स आपका डाटा क्या गिवन है। अगर डाटा आपका ऐसा गिवन है कि पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मार दिया, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मार दिया, तब आप जी की वैल्यू 10 मानिएगा। और अगर डाटा ऐसा गिवन है कि पार्टिकल को 49 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है, 98 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है, तो समझ जाना आपको जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको गिवन भी कर दिया जाता है कि जी की वैल्यू ये लेनी है। मैं अभी जी की वैल्यू को 10 मान के चलूंगा। तो यहां पे दो एजम्पशंस होते हैं। पहला कि भाई साहब जी की वैल्यू को हम लोग जो है जी का वेरिएशन नेग्लेक्ट करते हैं, जी का वेरिएशन हम लोग मान के चलते हैं बिल्कुल नहीं हो रहा है, जी कांस्टेंट है। और दूसरा कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं जब तक कि वो खुद ना कहे। अगर उसने खुद बोल दिया एयर रेजिस्टेंस तब तो हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो जैसे मैं एक छोटा सवाल ले लूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी 5 मिनट में रिवाइज करना है, तो भैया देख एक क्वेश्चन से रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला भाई साहब मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंक के मार दिया सपोज 80 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है भाई साहब, अब यहां पर तरह तरह की चीजें पूछ लेगा। क्या बोले सर ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और एयर रेजिस्टेंस जब आपने माना ही नहीं है तो नीचे 80 मीटर पर सेकंड से गिर जाएगा। आपने t बराबर 0 से फेंका है, तो यहां पे कुछ अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहले किसी टाइम पर वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, किस टाइम पर पार्टिकल कहां पर होगा ये बता दो, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। एटलीस्ट ये 4 चीजें तो आपको बढ़िया तरीके से निकालनी आनी चाहिए। कौन सी 4 चीज? सबसे पहले आप ये बता दो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, उसके बाद इस बता दो कि एचएमएक्स कितना है, ये बता दो किसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, और ये बता दो किस टाइम पर पार्टिकल कहां पर होगा। क्लियर है? मैं चारों के बारे में आपको बता दूं कि भाई साहब अगर पार्टिकल हवा में होता है मेरे भाई, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। मतलब ये आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि पार्टिकल अगर हवा में है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता है, इसका नाम है mg। केवल एक फोर्स लग रहा है mg, इसका मतलब नीचे की तरफ mg फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ g। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे सोचते हैं सर जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे g। मैंने कहा हाँ। जब नीचे आ रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे g। मैंने कहा हाँ। तो सर ऊपर क्यों जा रहा है?
मैंने कहा भाई फेंका किधर है, ऊपर, तो जिधर फेंकोगे उधर ही जाएगा ना। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि पार्टिकल जाता उधर है जिधर उसकी वेलोसिटी होती है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन उधर होता है जिधर उस पर नेट फोर्स होता है। मतलब अगर पार्टिकल हवा में है, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट पर हो, चाहे वो नीचे आए, तब आप ये बात बोलोगे कि सब पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी ही होगा। तो अगर इस सवाल के बारे में आपसे बात करूं कि ऊपर कितने से फेंक के मारा है, सर 80 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है, वेलोसिटी है ऊपर 80, एक्सेलरेशन है नीचे 10, इसका मतलब पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और तेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ 10 है, इसका मतलब तुझे एक ट्रिक समझनी पड़ेगी कि पार्टिकल 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब यहां पर स्पीड कम होगी, दोनों का साइन अपोजिट है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, स्पीड डाउन। तो स्पीड डाउन मतलब स्पीड कम होगी, किस रेट से कम होगी, सर 10 के रेट से कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर 10 है। मैंने कहा ठीक है, तो ये ट्रिक तेरे को समझनी पड़ेगी। कौन सी ट्रिक यहां पर कि सर एक्सेलरेशन अगर 10 है, जी की वैल्यू मैं यहां पर 10 मान लेता हूं, इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी। 2 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी, 20 कम हो जाएगी। 3 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी, 30 कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई t बराबर 3 सेकंड में पार्टिकल यहां पर आ गया है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सीधा बोलेगा सर 1 सेकंड में 10 कम, तो 3 सेकंड में 30 कम। 80 से फेंका था, 80 से 30 कम करेगा तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी 50। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा और बता सर 1 सेकंड में 10 कम, तो 8 सेकंड में 80 कम, इसका मतलब 8 सेकंड में पार्टिकल तेरा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मैंने कहा ये भी सही है, 8 सेकंड जाने में 8 सेकंड आने में, इसका मतलब पार्टिकल जब जमीन पर टकराएगा तो 16 सेकंड का टाइम लेगा, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 16 सेकंड। ये तेरी पहली चीज हो गई। मैंने कहा ठीक है। मैं अगर तुझसे पूछूं दूसरा प्रश्न, मैं कहा भैया टी बराबर तू मुझे बता दे 13 सेकंड पर क्या होगा, 13 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे कितनी होगी, 13 छोड़ कुछ और मान लेते, टी बराबर 12 सेकंड पर बता दे क्या वेलोसिटी होगी। तो तू बोलेगा या तो तू शॉर्टकट सीधा लगा दे, सर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, तो 12 सेकंड में वेलोसिटी 120 कम हो जाएगी। आपने 80 से फेंक के मारा है, 80 में से 120 कम करो, 80 में से 120 कम करोगे तो -40 आएगा। दैट मींस इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, -40 हो जाएगी। माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया मेरे भाई कि भाई साहब नीचे की तरफ, इसका मतलब कहीं यहां पर पार्टिकल होगा और उसकी, इसका जो टाइम मैंने लिखा टी बराबर कितना 12 सेकंड, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर किसी ने बोला भैया हमें तो एचएमएक्स बता दो, एचएमएक्स कितना होगा, बोले सर एचएमएक्स आप निकालना चाह रहे हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एचएमएक्स कब होगा, मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब फाइनली बंदा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब तक बंदे की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 नहीं होगी तब तक पार्टिकल ऊपर जाता रहेगा। इसका मतलब एचएमएक्स मतलब आपसे पूछा जा रहा है ये वाली चीज, तो आप एचएमएक्स के लिए हमेशा याद रखें, 99% केसेस में यही इस्तेमाल होता है। एचएमएक्स के लिए आप सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ठोक दो, वहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब आप सीधा लगा दो सब v² बराबर u² + 2as। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे v² मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, u कितना है 80 का स्क्वायर +2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 और यहां पे लिख देगा h की जगह hmax। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे hmax बराबर निकल के आ जाएगा 6400 बटे 20। जैसे इसको काटा पीटी करोगे ये निकल के आ जाएगा 320। सही लिख रहा हूं मैं, हाँ भैया सही लिख रहे हैं, खत्म सवाल। ठीक, तो आप एचएमएक्स निकाल सकते हो, आप यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, किसी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा हाँ, वेलोसिटी के लिए जरूरी नहीं आप ये शॉर्टकट लगाओ, कुछ बच्चों को फॉर्मूला लगाना अच्छा लगता है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो ये काम भी कर सकते हैं। बोले सर हम तो यहां पे लगाएंगे v बराबर u + at। मैंने कहा ये भी लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u की वैल्यू कितनी है सर, ऊपर की तरफ 80 है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है और t बराबर 4। जैसी वैल्यू पुट करोगे, सॉरी t बराबर 12 सेकेंड, जैसी आप वैल्यू पुट करोगे 80 - 120 बराबर -40 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, किसी टाइम पर लोकेशन आपको बताना है। सपोज मैं आपसे पूछूं, अगला प्रश्न, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मैं चौथा आपसे पूछूं कि फाइंड लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है भाई साहब, लोकेशन बता दो, t बराबर 3 सेकंड पर आप लोकेशन बता दो कितनी होगी। लोकेशन है t बराबर 3 सेकंड, इसका मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि t बराबर 3 सेकंड पे कहां पर है पार्टिकल। तो भाई तेरे को टाइम दे दिया, तुझे इनिशियल वेलोसिटी देख, जब तू लिखेगा तभी तुझे फील आ जाएगी। तेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे दी, u दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, इसका मतलब, और तुझसे क्या पूछ लिया,
एस पूछ लिया, मतलब समझ, u दे दिया, a दे दिया, t दे दिया, u a t किस में आता है सर? s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में आता है। दैट मींस आप सीधा बोलोगे सर इसका मतलब मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सपोज y है ऊपर की तरफ, तो आप लिखोगे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर 80 गुणा 3 माइनस हाफ a इंटू t का स्क्वायर। आप सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो कर सकते हो। आप यही सवाल ग्राफ से भी कर सकते हो। बोले सर ग्राफ से कैसे करेंगे? मैंने कहा अगर मैं इसका ग्राफ बनाने पे आऊं तो आप सीधा बोलोगे सर जी चुपचाप VT ग्राफ बना लो, ये रहा V, ये रहा T। कैसे बनाना है VT ग्राफ? सब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो है सर 80, आपने यहां पे 80 मान लिया। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन निगेटिव है। क्यों? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है मैंने, ठीक, ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो नीचे की तरफ निगेटिव, और एक्सेलरेशन तेरा कांस्टेंट है। इसका मतलब VT ग्राफ तेरा स्ट्रेट लाइन होगा, और ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा स्ट्रेट लाइन होगा? तो बोलेगा सर ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस। मैंने कहा ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा? -10। मैंने कहा चलिए बता हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी देर में पहुंचेगा? बोले 80 से फेंका था तो इसका मतलब 8 सेकंड। 80 से फेंका था, 1 सेकंड में 10 कम वेलोसिटी, 2 सेकंड में 20 कम, 8 सेकंड में 80 कम, 80 में से 80 घटाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो भी टाइम है मेरे भाई, ये टाइम तेरा हो जाएगा 8 सेकंड, और ये तेरा टाइम हो जाएगा 16 सेकंड। ये ले, और 16 सेकंड के बाद तेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -80 हो जाएगी। तो t बराबर 8 सेकंड के बारे में अगर मैं तुझसे बात करूं, यहां पर बोले सर यहां पर वेलोसिटी 0 हो चुकी है, और अगर यहां वेलोसिटी 0 हो चुकी है तो VT ग्राफ का एरिया याद करो क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट देता था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे बता दे मैक्सिमम हाइट बता दे, तो शायद तू यहां से 8 सेकंड तक का एरिया अगर तू निकालेगा तो तुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। और मैं अगर तुझसे इसका एरिया पूछूंगा, आप सीधा लिखोगे हाफ बेस, बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 80, ये निकल के आ जाएगा 320। तो ये ही तेरी क्या आ जाएगी मेरे भाई? मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, जो कि हमने कहीं तो निकाली थी, यहां पर हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकाली थी। क्लियर है? ग्राफ वाला मेथड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं तुझसे सवाल पूछ लूं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 2 तो t बराबर 10 सेकंड, तो वैसे बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ग्राफ से आप एकदम कर लोगे। आप सीधा 10 सेकंड पे यहां पर वेलोसिटी लिखोगे। ठीक, मैं नेक्स्ट पेज पे करा ही देता हूं। जैसे सपोज एक बहुत ही बढ़िया सवाल मैं तुझसे यहां पर पूछूं कि मैंने भाई साहब ऊपर की तरफ पार्टिकल फेंक के मार दिया 80 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है, ये t बराबर 0 से फेंक के मारा है। मैंने बोला फाइंड एवरेज स्पीड या फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड। ठीक, तब कैसे करेंगे? तो जो बच्चे ग्राफ से नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे, वो बच्चे भी तोड़ तोड़ के करते हैं। पहले हाईएस्ट पॉइंट तक के लिए बात करते हैं, फिर उससे नीचे के लिए बात करते हैं। मगर मैं कहूंगा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक ही बार में निकाल दो। बोले कैसे? मैं बोलूं सीधा VT ग्राफ बना मेरे भाई, ये रहा VT ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोले 80। अब मैंने कहा एक बात बताओ, कितनी देर के लिए बात कर रहा है? बोले 10 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम होगी? 10। तो 10 सेकंड में कितनी कम होगी? 100। 80 में से 100 कम कर। बोले सर 80 में से 100 कम करेंगे तो -20 आएगा। मैंने कहा करेक्ट, बस तेरा सवाल हो गया है, इसको खींच दे। कहां तक खींच दे भाई साहब? ये 10 हो गया, ये -20 हो गया, खत्म सवाल। ये क्या है सर? ये 8 है। अब ये वाला एरिया A1, ये वाला एरिया A2, तो चुपचाप बोलेगा कि सर एरिया A1 निकाल लो, A2 निकाल लो, ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। इसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपकी निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड। देख कितना आसान हो गया सवाल। अगर तोड़ तोड़ के करेगा आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ये तो सवाल हुआ अगर आपने पार्टिकल को जमीन से फेंका है। फिर आपको इस तरह के सवाल भी देखने के लिए मिलते हैं कि आपने किसी पार्टिकल को टावर से फेंक के मार दिया। जैसे क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया है, एक टावर है, ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक 40 मीटर का टावर है, 40 मीटर का टावर है, ठीक ठीक है भाई साहब, 40 मीटर का टावर है, और 40 मीटर के टावर पे से आपने एक पत्थर को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंक के मार दिया। ये ले भाई, तो यहां पर भी वो सारे सवाल पूछे जाते हैं। कौन से सवाल? सर मैक्सिमम हाइट बता दो कितनी होगी, पहला प्रश्न। दूसरा सवाल, सर जमीन पे कब गिरेगा, दूसरा प्रश्न। तीसरा सवाल, किस जगह पर कहां पर होगा। चौथा सवाल, सर ये बता दो किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी। सेम सवाल इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो सपोज मैंने किसी टावर से पार्टिकल को ऊपर फेंक के मारा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर फटाक से फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये t बराबर 0 है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और फिर ये फाइनली जमीन पे गिर जाएगा। इसमें अक्सर सबसे ज्यादा कॉमन चीज पूछने वाली होती है कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, पार्टिकल जमीन पे कब हिट करेगा। ठीक, तो पहले वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि भैया उसके लिए सर ये तो हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, और अगर आप ये बात कह रहे हो कि फाइनली जमीन पे गिरा तो ये आपका हो जाएगा फाइनल पॉइंट। सपोज t बराबर t0 टाइम पर पार्टिकल यहां पे गिरा है। मैंने कहा ठीक है, तो कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आप लिखो। मान लो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे कि सर u बराबर हो जाएगा सर ऊपर की तरफ कितना? 10, क्योंकि आपने ऊपर 10 से फेंक के मारा है।
मैंने कहा ठीक है, और बताओ। बोले सर इसके बाद जो है मैं ये बोल सकता हूं इसके बाद किसी पार्टिकल का जो एक्सलेशन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ 10 होगा, क्योंकि पार्टिकल अगर हवा में है तो उसका एक्सलेशन हमेशा नीचे की तरफ 10 होता है। मैंने कहा ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को थोड़ी सी यहां पर कम दिखती है, मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो याद करो, तो मैंने अभी रिवाइज कराया था, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप। तो फाइनली तो पार्टिकल यहां पे गिरेगा, देखिए ऐसे क्या, ऐसे आया और फिर ऐसे गिर गया, फाइनल तो पार्टिकल यहां पे गिरेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यहां पे गिरेगा। जब यहां गिरेगा तो ये पॉइंट तेरा हो गया फाइनली और ये हो गया तेरा इनिशियली। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप कितना है सर? 40। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 40, लेकिन ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ। तो मैं यहां पे लिख दूंगा नेगेटिव, क्योंकि मैं पहले लिख देता हूं मेरे भाई, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। साइन कन्वेंशन तू जहां तेरा मन करे वो मान ले, आंसर तेरा सेम आएगा। तेरा मन कर रहा है ऊपर पॉजिटिव मानना है तो ऊपर पॉजिटिव मान ले, तेरा मन कर रहा है नीचे पॉजिटिव मानना है तो नीचे पॉजिटिव मान ले, सबसे आंसर सेम आता है। ठीक, अब ये तेरे ऊपर डिपेंड करेगा तो तू स्मार्टली किस तरीके से साइन कन्वेंशन को मान सकता है। तो मैंने यहां पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख दिया, एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया नीचे की तरफ 10 और डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। तू बोलेगा नीचे क्या होगा? मैंने कहा पता शुरू में कहां पे था? बोले यहां पे। फाइनली कहां पे था? यहां पर। तो ओवरऑल किधर है? बोले ओवरऑल तो नीचे आया है सर, गया तो ऊपर है। मैंने कहा रास्ते पे क्यों जा रहा है? मुझे पता ही नहीं चले फाइनल के बीच में। बता तू डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं, मैं कहूं कि यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट बी है, ठीक, और दोनों के बीच का गैप है 10 मीटर, ठीक, और मैं कह दूं देख पार्टिकल देख ऐसे गया, देख ऐसे 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 चल के यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो तू 10 ही बोलेगा ना। तू ये थोड़ी कहेगा पार्टिकल ऊपर गया है। अरे भाई हमको ये बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप कितना है? बोले 10। मैंने कहा किधर? बोले आगे की तरफ। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा भाई साहब? आगे हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से तुझे एस पता चल गया, ए पता चल गया, यू पता चल गया। अब सवाल में कोई दम नहीं बचा, तो सीधा बोलेगा सर कौन सी क्वेश्चन लगाऊं? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा एस बराबर यूटी, यूटी मतलब 10 इंटू टी माइनस हाफ ए की वैल्यू -10 पुट कर ली, माइनस यहां पे लिख दिया इंटू टी स्क्वायर। मैं सवाल को यहीं पे छोड़ रहा हूं, एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपको वो टाइम पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार अगर पार्टिकल को नीचे फेंका होता तो नीचे अगर तू इसको फेंकता तो यहां पर जो तो प्लस साइन रख रहा है या तो माइनस साइन रख देता, खत्म कहानी। बस तेरे साइन कन्वेंशन थोड़े से चेंज हो जाते इनिशियल वेलोसिटी के लिए, बाकी सारी चीजें क्या रहती मेरे भाई? सेम रहती। तो इसके बाद अब तेरे को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? पता चला यहां तक तो तू पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक तू सॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर भाई साहब ये तेरी गलती है, उस गलती को आप अपनी मैथमेटिक्स में सुधार लेना। इसके बाद यही सवाल पूछने का तरीका ये भी होता है कि वो कहते हैं भाई साहब एक बैलून है, बैलून। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक बैलून है, बैलून, एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बैलून के ऊपर तो हीरो बन के खड़ा हुआ है और इस बैलून की जो हाइट है वो ऊपर है मेरे भाई 40 मीटर, और यहां से तूने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। यही सवाल पूछने का तरीका होता है। तो रिलेटिव मोशन में अपन इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन हम कवर करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 2D पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट है जो मैं तुझे रिवाइज करा देता हूं कि अगर आप किसी चलती हुई फ्रेम, चलती हुई गाड़ी, चलती हुआ ट्रक, ठीक, उड़ता हुआ गुब्बारा या जलती हुई लिफ्ट, किसी भी चलते हुए फ्रेम से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हो तो जो वेलोसिटी उस फ्रेम की होती है वही वेलोसिटी उस बॉल को मिल जाती है। जैसे यहां पर जो गुब्बारा है, गुब्बारा ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और तूने गुब्बारे में से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, तो जैसी पार्टिकल हवा में आया होगा उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी तुरंत हवा में आने के बाद वो उतनी ही होगी जितनी उस वक्त उस फ्रेम की थी। मतलब अगर बैलून ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो दैट मींस जैसे आप इसको ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करने के बाद जैसे ही ये पत्थर तेरा हवा में आएगा इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है? ये वाला केस हो गया। देख मैं करके दिखाई दो, देख मैं अपने हाथ को ऊपर लेके जाऊं और मैं पेन को छोड़ दूं तो ऐसा नहीं है पेन नीचे जाएगा, पेन की इनिशियल वेलोसिटी उधर होगी जिधर मेरे हाथ की वेलोसिटी होगी। देख ऐसे, ये देख, ठीक, ये देख, समझ रहा है? देख ऐसे ऐसे मैं हाथ ऊपर लेके जा रहा हूं और मैंने बीच में छोड़ दिया तो पेन पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, क्योंकि जब पेन हवा में आया तो पेन की वेलोसिटी वही होगी जो उस वक्त मेरे हाथ की वेलोसिटी होगी। अगर मेरे हाथ की वेलोसिटी ऊपर होगी तो पेन की वेलोसिटी भी ऊपर ही होगी। योग तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सवाल तेरा फिर से वापस वही हो गया जैसे 40 मीटर के टावर पे से तूने एक काम किया, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक के मार दिया। क्लियर है? अभी हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, पत्थर को ऊपर फेंका हो या नीचे फेंका हो, और अब इसको मैं किसी एंगल पे फेंक के मार दूं, ये तेरा 2D मोशन हो जाएगा, जो कि हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा 2D वाला उसमें हम लोग कवर करेंगे। है आसान, मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत ही आसान। ठीक, तो आई थिंक तुझे चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। इसके बाद
अब सवाल में तो और कोई बस्ता नहीं है, कुछ सवाल और अच्छे अच्छे हैं। मैं अब थोड़ा समय बचाने के लिए कुछ सवाल यहाँ पे तेरे को करा देता हूँ, ये दिखाने के लिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कुछ कुछ सवालों को, कुछ कुछ बच्चों को क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आती है, वो सवाल देख के डर जाते हैं। मैं 2 सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ, थोड़ा सा समय और लूंगा आपका, ताकि आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करा सकूं किस प्रकार क्वेश्चन को तोड़ना होता है। जैसे कि एक सवाल उसने ऐसा बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्री फॉल एट ए प्लैनेट इज डिटरमाइंड बाय द टाइमिंग द फॉल ऑफ ए स्टील बॉल फोटो इलेक्ट्रिकली। अब वो आपको डराने की कोशिश करना है, तो डरना नहीं है, आपको बस अपनी काइनेमेटिक्स से मतलब रखना है। वो कहना चाह रहा है भाई साहब एक्सेलरेशन है फ्री फॉल केस में, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डिटरमाइंड बाय द टाइमिंग ऑफ फॉल ऑफ ए स्टील बॉल। बोले बॉल स्टील की, अब साला स्टील की हो या कांच की हो या किसकी हो या लोहे की हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। उन्हें कहना चाह रहा है ऑफ ए स्टील बॉल फोटो इलेक्ट्रिकली। भाड़ में जाए, पहली कहानी बेबुनियादी है, पहली लाइन बेबकवास है। दूसरी लाइन पे चलते हैं, द बॉल पासेस बी एंड सी एट टाइम T1 एंड T2 रिलीज फ्रॉम ए। ये है काम की लाइन, यहां से तेरा काम का जो है क्वेश्चन तोड़ना स्टार्ट होगा। सर यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां से उसने रिलीज किया है पार्टिकल को, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0। जब वो बी पर पहुंचा तो ये अगर t बराबर 0 है, जब वो बी पर पहुंचा तो t बराबर T1 टाइम है, और जब पार्टिकल सी पर पहुंचा तो t बराबर T2 टाइम है। उसने ऐसा बोला है, उसने पूछा कि एक्सेलरेशन बता दो। जैसे ही तूने ये इंफॉर्मेशन देखी, आई थिंक तुझे यहां पर चीजें समझ में आ गई होगी, सारी चीजें तूने यहां पे लिख ली है। आओ शुरू करते हैं। 4 ऑप्शन बेसिकली डिसाइड करेंगे, जो 4 ऑप्शन होंगे वो 4 ऑप्शन डिसाइड करेंगे कि हमें आंसर किस फॉर्म में लेके आना है। ऑप्शन यहां पे मैं सॉरी लाना भूल गया हूं, तो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई ये वाली डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो जैसा मैंने बोला जब गिवन ना हो तो मान लो ये डिस्टेंस मेरे भाई y0 है, ठीक है सर। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी पता है, नीचे y0 पता है, और टाइम लगा t1। आप सीधा लिखोगे नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लो, तो s बराबर ut प्लस हाफ a t1 स्क्वायर, ठीक है सर। अब दिमाग लगा, बोले यार T2 भी लेके आना है, तो क्यों ना यहां से लेके यहां तक के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो यहां से लेके यहां तक कितना चलेगा, y0 प्लस h, तो आप सीधा लिखोगे s बराबर ut प्लस हाफ a t0 T2 स्क्वायर। खत्म, दोनों को घटा देना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा T1 और T2 के फॉर्म में। यह काम मैंने वही किया है, ध्यान से देखना, यह काम मैंने वही किया है जो काम मैंने यहां पर तुम्हें एक क्वेश्चन में मैंने तुमको यहां पे दिखाया था कि कोशिश करो ऐसे सवालों में, जब मल्टीपल जर्नी के सवाल हो, कोशिश करो कि भाई साहब यहां से T बराबर, यहां से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। यहां से एक बार यहां के लिए लगाया और यहीं से मैंने वहां के लिए लगाया, तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो गया सॉल्व करने के लिए। वही सेम चीज हमने इस सवाल में की है कि पहले मैंने यहां से यहां तक के लिए लगाया, फिर मैंने यहां से यहां तक के लिए लगाया। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, अगर कभी कोई क्वेश्चन मल्टीपल जर्नी का है, मल्टीपल जर्नी मतलब इतनी देर तक एक्सेलरेशन इतना है, उसके बाद इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया है, उसके बाद ये हो गया, ऐसे जितने भी मल्टीपल जर्नी के सवाल हो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन से मत करो, आप उसको ग्राफ से करो, क्योंकि आप ग्राफ से करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा तो था यार, मैं देख लेता हूं अगर मुझे यहां पे मिल जाता है तो, वो भी मैं 2 मिनट। जैसे ये सवाल है, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रश हैविंग द एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड फॉर द 10 सेकंड। मतलब ये एक हिस्सा दे दिया। उसके बाद उसने बोला कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया 6 सेकंड के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, तीसरे पार्ट में पार्टिकल रेस्ट पर आ गया है और 3 सेकंड में रेस्ट पर आ गया, तो उसने बोला एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो ये सवाल 3 जर्नी में है, पहली जर्नी अलग, दूसरी जर्नी अलग, तीसरी जर्नी अलग। तो अगर तू इक्वेशन ऑफ मोशन से करेगा तो अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यहां पर तू बड़े ही आराम से क्वेश्चन को ग्राफ से एक ही लाइन में कर लेगा। बोले सर कैसे करना है, मैंने कहा आजा भैया देख, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन कितना है 10, कितनी देर के लिए 10 सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसकी 100 बढ़ जाएगी। ये ले भाई, ठीक है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी तो 10 सेकंड में 100 बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका था इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 6 सेकंड। भैया 6 सेकंड के लिए 10 में 6 जोड़ेगा 16, उस तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहा। तो ठीक है भाई साहब, वेलोसिटी तूने कांस्टेंट कर दी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने बोला कि भाई वो अब 3 मोर सेकंड लिए, चल 3 को मैं चेंज करके 4 कर देता हूं ताकि थोड़ा सा डाटा आसान रहे। ये 4 और सेकंड लिए, 4 सेकंड में पार्टिकल अब रेस्ट पर आ गया। इसका मतलब 4 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, मतलब ये, और 16 में 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 20। खत्म, सवाल हो गया, बस खत्म। तू कहेगा सर ये क्या कर रहा हो, पहले तो 3 होता तो 3 के लिए करते, तो भाई तू 3 के लिए कर ले। अगर ऐसी बात है तो मैं यहां पे 3 लिख देता हूं, ध्यान से लिख ले। अगर तू 3 के लिए करता, सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल वही 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 है, बट डाटा मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। एंड टू 3 मोर सेकेंड, 3 मोर सेकेंड, तो 16 3 यहां पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसके बाद इसका आपको एरिया ही निकालना है। आई थिंक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आपको आता होगा, ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, और वो जो एरिया होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। वही इस सवाल में डिस्टेंस भी हो जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी।
क्लियर है। इसके बाद आई थिंक मैंने हर प्रोफाइल के क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे डिस्कस कर दिए। मैंने एक प्रोफाइल अब क्वेश्चन यहाँ पे और बच गया है जो मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वो ये है, कुछ सवाल काइनेमेटिक्स में पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड। जैसे कि उसमें हमको कुछ रिलेशंस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला रिलेशन है b बराबर होता है dx बाई dt, दूसरा रिलेशन है एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और तीसरा रिलेशन है एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv बाई dx। क्लियर है। ये तीन सवाल है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा के हिसाब से हम दिमाग लगाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि मैं तुमसे एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि मैं तुमसे कहता हूं भाई साहब जो v है ना, v मैंने दे दिया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रश्न पूछा कि फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 1। अब एक्सेलरेशन मैंने पूछ लिया x बराबर 1 पर। अब तू दिमाग लगा रहा है, बोले क्या करें भाई। अब अगर तूने x बराबर 1 इसमें वैल्यू पुट कर दी तो तुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए। फिर तू दिमाग लगाएगा, बोले सर एक काम करो सर, इसको ना सर इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा तूने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर भी दिया तो टाइम का फंक्शन आ जाएगा कहीं ना कहीं। मतलब कैसे करेगा इस चीज को? हो सकता है टाइम का डिफरेंशिएशन करके भी तू निकाल ले, लेकिन थोड़ा सा दूसरा तरीका अगर तू सोच बोले सर एक बात बताओ, आप एक्सेलरेशन जानना चाह रहे हो, मतलब आपको ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन भी हो, वेलोसिटी भी हो और एक्स भी हो। दैट मींस आप सीधा ठोक दें यहां पर a बराबर v इंटू डीवी बाई डी एक्स। मैंने कहा ये सही है। बता वेलोसिटी कितना है? बोले सर वेलोसिटी है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। मैंने कहा ये बात भी सही है। इनटू डीवी बाई डी एक्स, सर इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो कि आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, जैसी आप वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करके आपका एक ही लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप टाइम को डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल सकते, वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे ये सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। क्लियर है। एक मिनट रुक मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम हो गया क्या? अरे हाँ यार 1.5 घंटा हो गया। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने और ले लिए हैं थोड़ा इस चीज को अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया करने के लिए। जैसे एक सवाल तेरे सामने ये रहा, एक क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है, ठीक, किसी जेईई मेंस वगैरह में आया हुआ सवाल था। इसने बोला पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई साहब, द डी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन ऐसे 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 डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप। सवाल समझने की कोशिश कर। उसने ऐसे बोला भाई साहब एक पार्टिकल है, उसको आगे वेलोसिटी v नॉट दे दी है। मैंने कहा ठीक है। अब पार्टिकल जाता उधर है जिधर उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी किधर दी? आगे की तरफ। तो ये भाई साहब आगे जाएगा 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 जाएगा, परंतु उन्होंने बोल दिया, मैंने कहा भैया ज्यादा खुश मत हो, एक्सेलरेशन बराबर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स स्क्वायर इज द कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव संख्या हो गया, और अल्फा भी उसने बोल रखा है यहां पर पॉजिटिव है, तो नहीं बोला शायद पॉजिटिव है, ध्यान से देखो नहीं बोला, ठीक है थोड़ी देर के लिए मान ले पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तेरा नेगेटिव आ गया। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, तो इसका मतलब पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। ठीक है, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। स्पीड डाउन होगा मतलब धीरे होते 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 फाइनली कभी ना कभी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जो मैंने एजम्पशन माना यहां पर अल्फा का कि अल्फा पॉजिटिव है, मान ले अल्फा नेगेटिव होता, तो अगर अल्फा खुद में नेगेटिव हो जाता, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन तेरा पॉजिटिव आ जाता। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी आगे और वेलोसिटी भी आगे, तो पार्टिकल कभी रेस्ट पर आ ही नहीं पाता, तो सवाल ही गलत हो जाता। उसने खुद यहां पर बोला है कि भाई साहब ये बता दो डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप, इसका मतलब पार्टिकल को रोकना है। तो ये हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही था कि अल्फा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए मेरे भाई? पॉजिटिव आनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम सवाल पे चलते हैं। तो कैसे सवाल को तोड़े? तुम बोलोगे सर जी देखो a बराबर है माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, मुझे सवाल को तोड़ना है। सवाल को कैसे तोड़े? इसमें यह चीज देखो कि गिवन क्या है और पूछा क्या है। सर गिवन क्या है? मैंने कहा भैया गिवन है a और x के बीच का रिलेशन। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पूछा क्या है? बोले सर वो पूछ रहा है जगह, डिस्टेंस और कब वेलोसिटी 0 होगी। मतलब a और x गिवन है, वो ये जानना चाहता है कि द रिलेशन बिटवीन जगह मतलब x एंड वेलोसिटी, क्योंकि उसने बोला रुका है, रुकने का मतलब वेलोसिटी 0 होगी। तो किसी तरीके से मुझे a और x के साथ किसी तरह मुझे x और v के साथ खेलना है। समझ मेरी बात? ये क्या है? डिस्टेंस मतलब कोई जगह होगी, और ये क्या है? स्टॉप मतलब रुकना, मतलब वेलोसिटी 0 है। तो मुझे खेलना है x और v के साथ। मेरे पास कौन है? a और x है, तो मुझे एक्सेलरेशन को भगाना है और वेलोसिटी और x लाना है। तो सपोज तूने एक ही जगह पुट कर दिया dv बाई dt, तो ध्यान से देख यहां से सवाल तूने मुश्किल बना दिया, आसान बनाने की बजाय और मुश्किल बना दिया। क्यों? अब v भी आ गया, x भी आ गया, t भी आ गया, अब ये किसी काम का नहीं है। तो
क्यों ना एक काम करें, एक ही जगह अगर मैं पुट कर दूं v इंटू डीबी बाई डी एक्स, अब हमारा काम चल गया। क्यों? हमने जैसी a की जगह v इंटू डीबी बाई डी एक्स पुट किया, हमारा सारा काम चल गया कि हमें वेलोसिटी और x की आवश्यकता थी, तो हमें वेलोसिटी x दोनों आगे हैं। अब मुझे इसको कुटर पुटर करना है, dx उधर ले जाओ, तो आप लिख सकते हो v इंटू डीबी बराबर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। खत्म कहानी। दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट बहुत ही आराम से करना है। कैसे करना है ध्यान से देखो। उसने बोला है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। उसने ये नहीं बोला कि पार्टिकल को कहां से फेंक के मारा है। तो मान ले ओरिजिन है, तो t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी है v नॉट। ठीक है सर, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछी है, तो उससे लोकेशन नहीं पूछी है। अगर वो तुझसे लोकेशन पूछता कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल विल स्टॉप, तो उसको इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट देना पड़ता। उसने यहां पर केवल डिस्टेंस पूछ लिया, तो तू इनिशियली ओरिजिन मान ले, x बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है। अब वो जानना चाहता है कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब बता दो पार्टिकल कहां पहुंचेगा। चुपचाप आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछे जाते हैं। और मैं देख लेता हूं, शायद एक आध सवाल और मैंने यहां पे लिया था। सपोज एक क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए कार डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस l फ्रॉम ए फिक्स पोल ऑन ए स्ट्रेट लाइन s, v बराबर 2√l। अब यार डिस्टेंस के साथ l मजा नहीं आता है, तो हम लोग x मान लेते हैं। तो मैंने बोला सी भाई वेलोसिटी बराबर 2√x के हिसाब से चेंज हो रही है। मतलब उसने बोला भाई साहब यहां पर एक पोल है, खंबा है, खंबा ये ले भाई साहब खंबा, और यहां पर तेरी एक गाड़ी है। ठीक है भाई साहब गाड़ी है, और गाड़ी आगे जा रही है v वेलोसिटी के साथ। अगर उसकी डिस्टेंस इस खंबे से x है, तो भाई साहब ये कहानी घट रही है, वेलोसिटी x से ऐसे प्रोपोर्शनल है। मतलब मजे की बात समझ रहा है क्या है? मजे की बात ये, जैसे जैसे गाड़ी आगे की तरफ जाएगी वैसे वैसे x बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे तेरी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तेरी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी अगर आगे है तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, नेट फोर्स भी आगे की तरफ लग रहा होगा। इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको सवालों के साथ खेलना है। खैर कोई बात नहीं, हम इस सवाल पे लौट के आते हैं। उसने बात बोला कि भाई मुझे बता दो एक्सेलरेशन बता दो जब x की वैल्यू 8 होगी। ये उसने बोला x बराबर 8 पर एक्सेलरेशन बता दो, तो कहेगा कितना लल्लू सवाल है सर, x बराबर 8 पर एक्सेलरेशन चाहिए। अब मैं क्या करूं सर? क्यों ना एक काम करूं, v की जगह dx बाई dt पुट कर दूं 2√x। मैंने कहा यार ऐसे करके तूने जबरदस्ती टाइम लेके आ गया, क्यों पुट कर रहा है? देख सवाल ऐसे ही तोड़ते हैं। जो बच्चे कहते हैं ना सवाल कैसे बने, मैंने कहा पहले तू लिख ले, और लिख के जो तेरे थॉट प्रोसेस में है वो लिख पहले। शायद आपके दिमाग में बात आई होगी कि सब b की जगह dx बाई dt रख दे। जैसे dx बाई dt रखेगा तो तुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अरे भाई मुझे टाइम के बारे में पूछ ही नहीं रहा, मुझे तो वो जगह और वेलो जगह पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। x मतलब वो x और a के साथ खेलना चाह रहा है। तो बोले सर आप कैसे करें? मैंने कहा तो भाई एक बात बता, x और a के साथ, x के साथ खेलना है, a के साथ खेलना है और b के साथ खेलना है। तो शायद तुझे याद हो अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, a बराबर v इंटू डीबी बाई dx। अब आ गया मजा भाई साहब। सर यहाँ पे v कितना है? सर v की वैल्यू है 2√x इंटू सर डीबी बाई dx। अरे भाई साहब यहां से मैं निकाल सकता हूं डीबी बाई dx कितना हो जाएगा। सर जी देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, तो 2 तो 2 ही रहेगा, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ इंटू एक्स की पावर n-1। क्लियर है? ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। डीबी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? x की पावर -हाफ है। जैसे ही तू ये वैल्यू पुट करेगा तो आई थिंक 2 इंटू एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ बराबर तेरा, सॉरी x और -हाफ बराबर निकल के क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन तेरा 2 आ गया है, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मतलब मजा ही आ गया। तुझसे पूछता रहा कि बता दे भाई साहब 50 मीटर चलने पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सीधा लिख देता v² बराबर u² प्लस 2s। और देखने वाली बात एक और है, पता है क्या? ध्यान से देख, उसने बोला b बराबर 2√x है, इसका स्क्वायर कर दे तो क्या लिखेगा? v² बराबर 2x। तो चेक करके दे, ये शायद तुझे दिख रहा होगा v² बराबर u² प्लस 2 इंटू a इंटू x। चेक करके देख, सॉरी ये 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 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 4x। तो देख इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x। शायद तू ये चीज नोटिस कर पा रहा हो, v² बराबर u² प्लस 2as। हमारे सामने वही इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई है, बस एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया है? 2 आ गया है। तो एक्सेलरेशन भी क्या था मेरे भाई? यहाँ पे 2 था। क्लियर है?
आई होप आप इस चीज को समझते होंगे कि हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है, और कंस्ट्रेन इसलिए है क्योंकि ये लेक्चर 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा बेसिकली बनाना नहीं था, क्योंकि हमारा टारगेट था इसको रिवीजन करना। लेकिन काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और हमें इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को भी रिवाइज करना था, इसलिए ये लेक्चर 50 मिनट की बजाय शायद 1.5 घंटे तक चला गया है। मैंने इसमें काम की जितनी चीजें आवश्यकता पड़ने वाली है वो सारी मैंने रिवाइज करा दी है। आई होप आपको मजा आया होगा। कैसा रिस्पॉन्स रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, क्योंकि वो सारी चीजें मैं पढ़ूंगा एक एक करके। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन किस पे भाई साहब, मोशन इन ए प्लेन, उसमें हम लोग कवर करेंगे सारी चीजें। प्रोजेक्टाइल मोशन, टावर से किसी एंगल पे पत्थर फेंक के मार दिया, रिवर बोट प्रॉब्लम, छाता किधर लगाएं, रिलेटिव मोशन, वो सारी चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, टिके रहिए, बने रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए। और स्पेशली जो यहाँ पर ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, बेटा आप लोगों की जेईई मेंस की डेट आ गई है, इसलिए आपको टिके रहना है, जुड़े रहना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर।